हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमी क्लास 11 से यहाँ पर आज इसका जो चैप्टर नंबर 2 देखिए। यहाँ पर आज हम जो देखेंगे वो भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1990 में इसकी गति क्या रही है, कौन कौन से सुधार किए गए हैं, उन सब बातों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए, इससे पहले हम जान चुके हैं कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता से पूर्व हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था का क्या हाल था, हमें अंग्रेजों ने कहाँ पर ला के छोड़ा, ठीक है, और फिर हमने वहाँ से आगे का हमने क्या अध्याय लिखा, तो वो हम इस अध्याय के तहत पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर हमारी जो है यूपीएससी के अलावा आपके एक दिवसीय एग्जाम जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड टेस्ट सीरीज यहाँ पर आ रही है, तो आप लोग इस रूरल एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं अपने यहाँ पर यानी कि हमने क्या क्या प्रगति की हमारे यहाँ 1950 से लेकर 1990 में। ठीक है, देखिए सभी को पता है कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय एकदम कंगाल राष्ट्र था, यानी कि हमारे पास कुछ था ही नहीं। वाकई में हमारे अंग्रेजों ने इतने हद से ज़्यादा शोषण किया था, हद से ज़्यादा किसी भी लेवल पर हो, चाहे यानी कि हमारे कृषि लेवल पर ही ना हो, यानी कि हमारे चाहे उद्योगपति वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, वो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ समृद्ध नहीं था। यानी सभी लोग एक कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित पीड़ित व्यक्ति थे सभी लोग। ठीक है, तो ऐसे में अब ये सवाल बनता था, एक सवाल एक सबके माइंड में उठ रहा था कि अब जो आधुनिक राष्ट्र हमारा बनेगा, यानी कि हम जो आज़ादी के बाद हमारे यहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ है, तो उस लोकतंत्र में हमारे यहाँ आर्थिक नियोजन के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जाएंगे। ठीक है, तो उस समय आपको पता होगा कि हमारे यहाँ उस समय जो प्रथम प्रधानमंत्री देश के थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो समाजवाद जो है समाजवाद का प्रतिमान जो है मॉडल है, इसको फेवर करते थे। अब चूंकि समाजवाद वाला जो मॉडल है, समाजवाद वाली जो अवधारणा थी, ये यूएसएसआर यानी कि आप जैसे मान सकते हैं यानी पूर्व का सोवियत संघ या वर्तमान का रसिया, ठीक है, तो ये यहाँ की अवधारणा थी। इसमें होता क्या है समाजवाद वाली अवधारणा में, इसमें सभी कुछ यानी कि जितने भी चीज़ें होती हैं, चाहे कोई भी उद्योग धंधा हो, चाहे कोई जमीन हो, सभी चीज़ का जो स्वामित्व होता है सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, यानी जनता केवल यहाँ पे कारक मात्र होती है, जनता के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, ये सरकार अपने हिसाब से हर चीज़ का नियोजन करती है, चाहे जमीन का हो, रिसोर्सेज का हो, जो कुछ भी हो। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद पसंद था, लेकिन समाजवाद में भी यहाँ पर बहुत सारी खामियां थी। अब हमारा देश तो भाई लोकतंत्रवादी देश है, अब लोकतंत्र वाले देश में समाजवाद का मॉडल कहाँ से एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरी बात ये थी कि हमारे देश में उस समय आपको पता होगा किस तरह से हमारे देश का एकीकरण हुआ था, यानी कैसे हमारे यहाँ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के पहले गृहमंत्री रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने किस तरह से देश को एकीकृत किया था, तमाम छोटी छोटी रियासतें थी उन्हें कैसे अपने फेवर में लिया था। अब यहाँ पर अगर हम समाजवाद वाला मॉडल लगा दें, ठीक है, समाजवाद मॉडल लगाने का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये था कि लोगों की संपत्ति छीनकर वो सरकार के हाथ में चली जाती। तो ऐसे में जो नए नए राजा शामिल हुए थे वो तो विद्रोह कर देते, यानी हम अंग्रेजों से तो आज़ाद हो पाए 200 साल की संघर्ष के बाद, अब हमारे यहाँ नया संघर्ष स्टार्ट हो जाता। तो ऐसे में बड़ा ही सोच समझ कर, बड़ा ही संभल कर, यानी कि हमने यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू ने फिर मतलब समाजवाद के फेवर में तो थे, क्योंकि उन्हें ये भी मालूम था कि देश का लगभग 85% से ज़्यादा तबका जो था बिल्कुल गरीब तबके से नीचे था। ठीक है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे था, तो इसे भी उभार कर लाना है। अब ऐसे समाजवाद की अवधारणा भी की जानी चाहिए, लेकिन दूसरी जगह ये भी देख रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि ये जो समाजवाद की अवधारणा मुझे अपने माइंड में लेके चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये अवधारणा जो है जो हमारे यहाँ जो तमाम जो राजे रजवाड़े हैं फ्लॉप ना कर दें, यानी कि इस अवधारणा को हमें जो फ्लॉप ना कर दें। फ्लॉप करने का रीजन यही था क्योंकि राजे रजवाड़े एक्सेप्ट करते ही नहीं। वो इसलिए नहीं करते कि उनकी जो संपत्तियां थी ऑलरेडी वैसे ही छिन चुकी थी, यानी उनके जो राज अधिकार वगैरह थे वैसे ही जा चुके थे आज़ादी के बाद, तो वो तो वैसे ही फ्रस्ट्रेशन में थे। अब ऐसे में उनकी संपत्ति वगैरह सरकार के हाथ में चली जाती सीधे सीधे रूप में, तो यकीन मानिए वो तो एकदम विद्रोह उतारू हो जाते। तो ऐसे में एक सावधानी पूर्वक ढंग से हमने एक नया खाका खींचा। उस खाके में हमने यहाँ पर कुछ तो पहलू जो थे समाजवाद की अवधारणा के लिए लिए, कुछ पहलू हमने यहाँ पे पूंजीवादी अवधारणा के लिए लिए, यानी हमने एक तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था की यहाँ पर अपनी नींव डाली है, ताकि हमारे यहाँ जो है गरीब तबका जो है उसकी भी डिमांड पूरी हो जाए, और जो हमारे यहाँ जो सशक्त तबका है, सशक्त जन है, उनकी भी जो है आर्थिक डिमांडें पूरी होती रहें। ठीक है, तो वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे पहला पॉइंट कि 15 अगस्त 1947 के बाद, ठीक है, आर्थिक प्रणालियों में या भारत के लिए आर्थिक नियोजन की प्रणालियों में, भारत के लिए आर्थिक नियोजन की प्रणालियों में पहला पॉइंट ऐसे करके लिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपका ही हो गया। इसी में सब पॉइंट लिख दीजिए। लेकिन वे
भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन, ठीक है, सरकार के स्वामित्व में थे और कोई निजी संपत्ति नहीं थी। ये लिख लेना आप पहले का सब पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो केवल वीडियो, केवल मेरी आवाज़ सुनने के लिए या फिर केवल जो है मैं जो डिस्क्राइब करता हूँ वही सुनने के लिए आते हैं, उन्हें नोट्स से यहाँ पे मतलब नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं यूपीएससी वाले जो नोट्स भी बनाते हैं और वो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि नोट्स हमें जो है सहूलियत प्रदान करते हैं एग्जाम के टाइम पर, तो नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर साथ के साथ नोट्स भी बना रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, अब यहाँ नोट्स बनवा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा पहला और पहले का सब पॉइंट, ठीक है। अब देखिए पहले का सेकंड सब पॉइंट यहाँ नोट कर लेना यहाँ पर, ठीक है, कि नेहरू और तथा स्वतंत्र भारत ने के अनेक अन्य नेताओं ने चिंतकों के साथ मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद के साथ समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या किया कि नेहरू और जो स्वतंत्र भारत के अनेक जो चिंतक थे, नेता थे, उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद के जो अतिवादी व्याख्या है, ठीक है, तो इसके किसकी विकल्प की खोज की, ठीक है, यानी इसके अलावा भी कोई इनका विकल्प निकाला, ठीक है, यानी कि इनकी जो या तो पूंजीवादी नहीं होना चाहिए या तो बहुत ज़्यादा समाजवादी भी नहीं होना चाहिए, तो एक बीच का रास्ता निकाला, ठीक है। तो ये नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, इसी में आपका थर्ड सब पॉइंट या नोट होगा पहले का। इसके अनुसार क्या किया गया, इस मॉडल के अनुसार इसके अनुसार भारत ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक एक सशक्त क्षेत्रक होगा, यानी पब्लिक सेक्टर एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर होगा, ठीक है, और जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा, ठीक है। यानी कि इसमें यह कहा गया कि भाई यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्रक भी होगा, ठीक है, कुछ चीज़ें जो होंगी वो प्राइवेट यानी कि प्राइवेट स्वामित्व भी होगा उनका। तो ऐसे करके इन्होंने एक सामंजस्य यहाँ पर स्थापित किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने ये नोट कर लिया होगा, यानी ये सब पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब सेकंड पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर इसी संदर्भ में हमारे यहाँ जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव था 1948, ठीक है, तो भारतीय संविधान के नीति शीर्षक सिद्धांतों का भी ये दृष्टिकोण है। यानी कि ये हमारा जो औद्योगिक प्रस्ताव नीति प्रस्ताव 1948 का जो पास हुआ था, ठीक है, इसी को आधार मानकर जो आपका संविधान गढ़ा गया, संविधान रचा गया, उसमें भी आर्थिक नियोजन के लिए जो आपके नीति निदेशक तत्व यानी फंडामेंटल ड्यूटीज बोल रहा हूं मैं, डीपीएसपी हैं, तो डीपीएसपी में राज्यों को ये दायित्व सौंपा गया कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर जो तमाम तरह की हमारे यहाँ आय, प्रतिष्ठा, ठीक है, इनमें जो है असमानता है, इनके लिए हमें जो है अवसरों की असमानता को समाप्त करना है, ऐसे कुछ तथ्य कहे गए। दूसरी बात यहाँ पर ये कहा गया डीपीएसपी में, यानी कि ये बात कही गई थी 1938 में, ठीक है। वहीं डीपीएसपी में एक जगह एक बात और कही गई कि जो पर्याप्त साधन यानी कि जो सभी जीविका के पर्याप्त साधनों की बात कही गई, यानी अनुच्छेद 39 में जीविका के पर्याप्त साधनों की बात कही गई। वहीं अनुच्छेद 43 में आपके ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग और व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर उद्योगों की बात कही गई। तो ऐसे करके तमाम जो बातें कही गई वो बातें सब इसी से प्रेरित थी, यानी औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 से प्रेरित थी, जिन्हें आपके डीपीएसपी में रख दिया गया, ठीक है। तो वो बातें जो आप देख रहे होंगे अभी आपके वर्तमान संविधान में सम्मिलित हैं, वो बातें इन्हीं जो है हालात को देखकर रखी गई थी, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ वर्ष 1950 में जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना भी की गई, ठीक है। वो इसलिए की गई कि हमें वर्तमान में किस तरह की योजनाओं का खाका खींचना है, कैसे कैसे योजनाओं का क्रियान्वयन होना है, ठीक है। और तो यहाँ पर हमने योजना आयोग की स्थापना की और योजना आयोग का ये रोल रहा कि इस प्रकार हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजना वाला सिद्धांत था इसका सूत्रपात हो जाता है। यानी योजना आयोग के आने के बाद फिर हमारे यहाँ जो है पंचवर्षीय सिद्धांत जो था वो फिर लागू हुआ, पंचवर्षीय योजनाओं वाला मॉडल यहाँ पे चालू हुआ, ठीक है। तो वो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने ये सब चीज़ें देख ली, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम जान लेते हैं यहाँ पर ऊपर बढ़ के। पहले तो हम ये जान लेते हैं जो आपकी पूंजीवाद और आपका जो समाजवाद है ये अवधारणा क्या क्या है, ठीक है। तो वो पहले हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है आर्थिक प्रणालियों के प्रकार। इसमें ये बताया गया है कि देश में प्रत्येक समाज को 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कौन कौन से 3 प्रश्न हैं कि देश में कौन कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, वस्तुओं और सेवाओं को किस प्रकार उत्पादित की जाए, यानी कि इसमें क्या मानव श्रम का उपयोग किया जाए, मशीनों का किया जाए, ठीक है। या फिर अगला प्रश्न होता है कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच बंटवारा यानी वितरण कैसे किया जाए, ठीक है। यानी कि ये सब जो प्रश्न उठते हैं इनका सीधा सीधा संबंध क्या है, ये संबंध है बाजार जो की शक्तियां हैं इन पर, ये जो है यानी कि मांग और पूर्ति की जो बाजार की शक्तियां हैं इन पर ये निर्भर करता है। इनका एक ही उत्तर है कि बाजार में मांग और पूर्ति के अकॉर्डिंग आप कर लीजिए, ठीक है। यानी जैसे जैसे जो बाजार की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अपनी चीज़ों का उत्पादन कर लीजिए, यानी जैसे जैसे बाजार लोग मांग रहे हैं वैसे वैसे आप चीज़ें उत्पादित करते आइए। मान लीजिए एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ एक समृद्ध देश का, अपने भारत को हटा लीजिए, यानी कि हम ले लेते हैं अमेरिका का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अमेरिका में लोगों की जरूरत क्या है भाई, वहाँ पर उन्हें हाईटेक
यानी हाईटेक उनके यहाँ और जो अर्थव्यवस्था क्रिएट हो रही है, लोग अधिकतर लोग जो है गैजेट वगैरह जो है आपके वर्तमान में मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है, तमाम तकनीकी संसाधनों से जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पर उन्हें जरूरत यह है कि एडवांस टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स वगैरह स्थापित कर लाने के, जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जो गैजेट्स वगैरह बनाने के, ठीक है, तो वो लोग खरीद सकेंगे वहाँ पर। अब चूंकि हमारा भारत ऐसा देश नहीं है, यानी हमारे भारत में अगर ये बात कर ली जाए, यही जो अमेरिका के लिए सिद्धांत है कि हम यहाँ पर कोई ऐसा तंत्र स्थापित करवा दें। जैसे मान लीजिए हमारी, आपको पता होगा एप्पल कंपनी के बारे में मालूम होगा आपको, ठीक है, यानी कि ये जो है आपके जो सिस्टम यानी लैपटॉप वगैरह के क्षेत्र में तो है ही अग्रणी, इसके अलावा आपके जो मोबाइल वगैरह होते हैं इनके लिए भी एक नामी कंपनी है, यानी एलीट क्लास बोली जाती है, विशिष्ट वर्ग के लिए यानी एलीट क्लास बोली जाती है, क्योंकि इसके जो उत्पाद हैं बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि भाई एप्पल के जो है, यानी कि एप्पल की कंपनी हम अपने यहाँ भारत में स्थापित करवा दें, तो क्या एप्पल के उत्पाद है भारत में उनकी खपत हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारत के लोग जो है इतने कॉस्टली उत्पाद नहीं खरीदते हैं, यानी भारत का एक बहुत बड़ा तबका जो है ऐसा है जो इतने जो है कॉस्टली उत्पाद नहीं खरीदेगा। तो ऐसे में एप्पल, हमारे यहाँ एप्पल कंपनी स्थापित करने का जो प्रयोजन है वो विफल हो जाएगा, ठीक है, यानी एप्पल हमारे यहाँ वर्क नहीं कर पाएगी। या तो हमारे यहाँ कम से कम एप्पल के जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने वाले 70% लोग तो हो ही हो, अब हमारे यहाँ 70% क्या, हमारे यहाँ 10% से भी कम लोग हैं इसके प्रोडक्ट को खरीदने वाले, तो ऐसे में एप्पल हमारे यहाँ सफल नहीं हो पाएंगे, एप्पल की इकाई हमारे यहाँ सफल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता ही ये है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये है कि भाई हमने कंपनियां स्थापित कर दी, हम अपना जो है जो टेक्नोलॉजी पर आधारित ज्ञान है, कौशल है, उसको हम विभिन्न उत्पादों के जरिए बेच रहे हैं। जिसे खरीदना हो, जिसके जेब में पैसे हो वो उसे खरीद ले, जिसके जेब में पैसे नहीं है साइड में हट जाए, ठीक है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारे देश में, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, अब वहाँ पर भी ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाती कि हमने बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित कर दिए, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें स्थापित कर दी, ठीक है, लेकिन उनका कोई आम जनता से सरोकार है ही नहीं, ठीक है, यानी कि उनकी जो कीमत थी बहुत ज़्यादा महंगी होती और आम जनता उन्हें ले ही नहीं पाती। तो ऐसे क्या हमारा देश आगे बढ़ पाता, प्रगति कर पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता। साफ सा आंसर है, बिल्कुल हमारा देश प्रगति नहीं कर पाता। यानी हम अपने यहाँ, यानी जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम भी अपने यहाँ जो कार फैक्ट्री, बाइक फैक्ट्री तमाम जो स्थापित करवा देते, तो हमारे यहाँ तब खाने के लाले पड़े थे। खाने के लाले जब पड़े होंगे तो हम कहाँ से कार खरीद लेंगे, कहाँ से हम जो गाड़ी खरीद लेंगे, ठीक है, यानी हमारे यहाँ तो 2 वक्त की रोटी के लिए हमारे यहाँ गुजारा करना उस समय मुश्किल था जब देश आज़ाद हुआ था। तो ऐसे में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा थी वो यहीं पर फ्लॉप हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नोट कर लेना, देखिए ये नोट करके ही लिखना है इसमें, ये पूंजीवादी और समाजवाद की यहाँ पर व्याख्या कही गई है, ठीक है। यहाँ पर पूंजीवाद के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना कि बाजार अर्थव्यवस्था में, जिसे पूंजी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग है, ठीक है। यानी कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था करके लिख लेना नोट में कि बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसे भी कहते हैं, तो इनमें उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में डिमांड होती है, ठीक है। इसमें सब पॉइंट करके लिख लेना, इसमें वही वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों में सलाभ बेचा जा सके, यानी जिससे उन्हें लाभ हो कंपनियों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये बातें कही गई हैं, यानी कि यहाँ पर सीधी सीधी बातों शब्दों में ये है कि भाई अगर जिसकी जेब में पैसे हैं वो चीज़ें खरीद लेगा, ठीक है, यानी क्रय विक्रय के सिद्धांत पर ये पूरा मॉडल एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है और वे किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में क्षमता रखते हैं, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा ही ये है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला सब पॉइंट इसमें लिख लेना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता, यानी कि हमारी आवश्यकता है, हमें खाद्यान्न की चाहिए, यानी कि हमें 2 वक्त का खाना चाहिए, अब हमें पकड़ाया जा रहा है क्या, एक मोटरसाइकिल, ठीक है। तो ये कहाँ की बात हुई, ये न्याय की बात थोड़ी ना हुई, ये तो बात वही हुई कि भाई हमने मांगा कुछ और हमें पकड़ा कुछ और दिया। तो ऐसे हमारे यहाँ जो हमारी जो जरूरतें हैं वो क्या पूरी हुई, नहीं हुई। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यही कहती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी की क्या जरूरतें हैं वो ध्यान में नहीं रखी जाती। वहाँ सीधा कॉन्सेप्ट ये है, आपकी जेब में पैसे हैं तो आप बिलासतापूर्ण चीज़ें खरीद सकते हैं, वहाँ पे सीधा कॉन्सेप्ट यही है, यानी कि वहाँ पर तो उन्हें अपनी उच्च लेवल की चीज़ें बस खपानी है मार्केट में, ठीक है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जो आपने यहाँ पर देख ली, ठीक है। इसी में ही लिख लेना कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था को अपनाने से हमारे देश के अधिकांश लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर ही नहीं मिल पाता। ये लिख लेना इसी में सब पॉइंट, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए नोट 2 में समाजवाद के बारे में जो बातें लिखी गई हैं वो भी आप नोट कर लेना, ठीक है। समाजवादी समाज में सरकार ही यह निर्णय लेती कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार जो भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए,
ठीक है। यानी सरकारी ये निर्धारित करेगी कि भाई, सरकारी ये कहेगी कि भाई आज ये फैक्ट्री 1000 बिस्किट के जो है कार्टन जो है प्रोड्यूस करेगी, 1000 बिस्किट के कार्टन में इतने इतने बिस्किट बनाए जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है। यानी सरकार ही सब कुछ तय करेगी। यानी अब किसान अपने खेत में केवल गेहूं ही उगाएगा, किसान अपनी मर्जी से दूसरी फसल नहीं उगा सकता है। तो ये समाजवादी वाली अवधारणा है। यानी किसान यहाँ पे स्वतंत्र है ही नहीं, किसान केवल सरकार का उसे आदेश मानना है। जैसे ब्रिटिश काल में होता था, किसान स्वतंत्र था ही नहीं, उसे जो सरकार का आदेश है वही मानना है, ठीक है। तो वही थी अवधारणा ये, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा गया है, नोट में नोट 2 में लिख लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, यह माना जाता है कि सरकार यह जानती है कि देश के लोगों में हित क्या है, इसलिए लोगों की व्यक्तिगत इच्छाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता, ठीक है। यानी समाजवादी अवधारणा में ये माना जाता है सरकार को ये ऑलरेडी पता होगा कि लोगों की जो है डिमांड क्या है, लोगों की आवश्यकताएं क्या है। तो यहाँ पर फिर ऐसे में तब एक बड़ा तबका ऐसा भी होता है कि जिसकी कुछ इच्छाएं होती हैं उसे अवदमित कर दिया जाता है, उनकी इच्छाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ठीक है। इसी में सब पॉइंट लिख लेना कि समाजवाद में जो वितरण है वो लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं होता है। यानी उनमें क्रय विक्रय की क्षमता के आधार पर नहीं होता है, बस आवश्यकताओं के आधार पर होता है। यानी वहां पर क्या क्या रंग, क्या राजा, सब एक बराबर हैं, ठीक है, किसी में कोई अंतर नहीं है। समाजवाद में ये कहता है समाजवाद, ठीक है। तो ये सब चीजें समाजवाद में ये चीजें थी। अब नोट 3 ये है कि अब बात आती है आपकी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित क्या होती है, ठीक है। तो नोट 3 में लिख लेना कि अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। कहने का मतलब साफ साफ सीधा सीधा ये है कि भाई एक ओर तो बाजार को ये छूट दे दी गई है कुछ हद तक कि भाई बाजार अपने हिसाब से चीजों को उत्पादित करे, ठीक है। दूसरी ओर सरकार को यहाँ पर ये कह दिया गया है, सरकार ये करेगी कि भाई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो मान लीजिए 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आप उनके लिए या तो नियोजन के अवसर कुछ और बनाइए या फिर उन्हें सस्ती कीमत पर राशन वगैरह प्रोवाइड करवाइए ताकि वो भी, या फिर उन्हें अच्छी एजुकेशन के लिए आरक्षण वगैरह प्रदान कीजिए ताकि वो भी मुख्य धारा में जुड़ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें मिश्रित अर्थव्यवस्था में रखी गई हैं, ठीक है। तो आप ये बातें लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये अवधारणा जान ली, पूंजीवादी, समाजवादी और आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली अवधारणा। यानी हमारे यहाँ वर्तमान में यही मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला जो मॉडल है यही जो है चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा योजना। अभी आपने ऊपर एक वर्ड सुना कि हमारे यहाँ जो स्थापना हुई थी, यानी आपने यहीं पे देखा कि हमारे यहाँ जो स्थापना हुई 1950 में योजना आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष जो थे प्रधानमंत्री थे। तो यहीं से पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं थी क्या? पंचवर्षीय योजनाओं में हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि भाई 5 साल के अंदर अंदर हमें ये फलाना सेक्टर है इसको आगे ले जाना है, 5 साल के अंदर हमें ये सेक्टर ही आगे ले जाना है। नहीं, सबसे पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले इस देश के सामने सबसे बड़ी किल्लत जो थी वो खाद्यान्न की थी कि हम किस प्रकार से खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हों। यानी कि हमारे यहाँ जो है सबसे पहली बात ये थी कि आपको पता होगा कि ब्रिटिश शासन के काल के दौरान हमारे यहाँ कृषि का सबसे ज़्यादा दोहन हुआ। नहीं, कृषि में कोई सुधार किया ही नहीं गया। यानी जब देश आज़ाद हुआ तो देश का लगभग 70% हिस्सा जो था वो बंजर के टाइप में तब्दील हो गया था, क्योंकि तमाम किसानों ने जो अंग्रेजों की गलत नीतियों की वजह से खेती करना ही छोड़ दिया था, भूखे मरने के कगार पर थे, ठीक है। और ऐसे में तमाम अकाल भी पड़े, आपको पता हुआ। उन अकालों में लाखों की जनसंख्या मरी इसी वजह से कि सरकार ने कोई कदम उठाई ही नहीं। और ऊपर से किसान जो है, किसान खाद्यान्न उगा ही नहीं रहे थे। खाद्यान्न उगाते कहाँ से? उनके ऊपर तो चाबुक मार मार कर उनसे जो है कर्ज लिया जा रहा था, कर वसूला जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे में सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती ये थी कि हमें कैसे भी करके खाद्यान्नों की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित करनी है, खाद्यान्नों की आपूर्ति को हमें बढ़ाना है ताकि हमारा देश जो है खाद्यान्न की समस्या से ग्रसित न रहे, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे जो है हमने पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा था 5 साल के अंदर अंदर हमें ये करना है कि भाई खाद्यान्न के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन जाएं, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर योजना क्या है, ये बात कहिए योजना क्या है, तो ठीक है। तो यहाँ पर डाल लेना आप योजना क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख लेना कि योजना ये व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। यानी योजना का मतलब ये है कि आर्थिक नियोजन से है, ठीक है। यानी कि योजना का अभिप्राय यही है कि देश के संसाधन जो है इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करें, ठीक है। इसी में लिख लेना कि भारत में योजना 5 वर्ष की अवधि की होती थी और इसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। यानी अब तो पंचवर्षीय योजना वाला खत्म कर दिया, 12 पंचवर्षीय योजना हमारे आ चुकी हैं। अब पंचवर्षीय योजना वाला मॉडल जो है वर्तमान सरकार ने खत्म कर दिया है, ठीक है। तो 12 यानी कि हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना इन्हें कहा जाता था, ठीक है। और ये अवधारणा जो हमने ली थी, ठीक है, यानी कि हमने जो पंचवर्षीय वाली जो शब्दावली ये ली थी, ये कहाँ से ली थी? इसी में सब पॉइंट करके लिख लेना, यह शब्दावली राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणी देश पूर्व सोवियत संघ से ली गई। यानी पंचवर्षीय योजना वाला जो मॉडल था हमने कहाँ से लिया? सोवियत संघ से, यूएसएसआर से हमने कॉपी किया है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे यहाँ केवल पंचवर्षीय योजनाओं का ही मॉडल हमने नहीं अपनाया, इसमें कुछ दीर्घकालिक योजनाओं का भी हमने, जिसे परिप्रेक्षात्मक योजना भी कहते हैं, ये मॉडल भी अपनाया, ठीक है।
यानी कि यहाँ पर लिखा गया है, अगला पॉइंट इसमें नोट कर लेना, सेकंड पॉइंट, कि हमारे योजना प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि में, ठीक है, 5 वर्ष की योजना अवधि के उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है, अपितु उन आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख, ठीक है, किया गया, जिन्हें दीर्घकालिक योजना, ठीक है, या परिप्रेक्षात्मक योजना कहते हैं, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, तो हमारी पंचवर्षीय यहाँ पर ये कहा गया, हमारे यहाँ जो मॉडल था, हमारे यहाँ जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला मॉडल था, तो यूएसएसआर में तो ये मॉडल था भाई, सरकार तय करती थी पंचवर्षीय योजनाओं में कि भाई ये चीज़ उगाई जाएगी तो यही उगाई जाएगी, यहाँ 5 साल तक गेहूं का उत्पादन होगा तो गेहूं ही होगा, उसके अलावा कोई गेहूं या गन्ना नहीं उगा सकता है, ठीक है। अब चूंकि हमारे यहाँ जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था थी और लोकतंत्र की अवधारणा भी हमारे यहाँ थी, तो हम इसे कुचल नहीं सकते थे, तो हमने जो है यूएसएसआर वाली अवधारणा को कॉपी नहीं किया, यानी कि हमने जो पंचवर्षीय योजना वाला शब्द तो हमने वहाँ से उनकी योजना तो हमने कॉपी कर ली, लेकिन उनकी योजना का नीतियाँ थी वो कॉपी नहीं की, उन नीतियों को हमने संशोधित करके अपनी नीतियाँ उनमें जोड़ी, ठीक है। यानी हमने एक लक्ष्य रखा कि भाई हमें अपना खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना है। अब ये बाध्यकारी नहीं बनाया हमने कि भाई बिल्कुल आपको कोड़े के दम पर या चाबुक के दम पर आपको यही उगाना है, यही करना है और कुछ नहीं कर सकते हो, तो हमने ऐसा बाध्यकारी भी नहीं बनाया, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य, हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजना हेडिंग डाल लेना, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य। पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारे यहाँ रखी गई थी उनके लक्ष्य क्या क्या थे, ठीक है। पहला लक्ष्य यहाँ पर ये था समृद्धि करना, ठीक है, यानी समृद्धि, पहला लक्ष्य यहाँ पर 4 लक्ष्य यहाँ पे रखे गए थे, यानी कि यहाँ पर थे समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। तो हमारा इसमें पहला लक्ष्य ये था कि यहाँ पर हमें समृद्धि करनी है, ठीक है, यानी कि इसका अर्थ ये है कि हमें देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करनी है, यानी हमारे वस्तुओं का उत्पादन भी हो, जब वस्तुओं का उत्पादन होगा तभी तो वो, यानी कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, यानी कि एक किसान है, ठीक है, यानी कि एक किसान है, किसान के यहाँ मान लीजिए फसल जो है इस साल जो है, यानी कि अभी जो आपका फसली वर्ष है इस साल उसकी फसल अच्छी रहती है, ठीक है, यानी कोई उसे जो है फसल जो उसने उगाई है गेहूं वाली, वो उसकी जो है जरूरतें पूरी करने के अकॉर्डिंग, जरूरतें पूरी होने के बावजूद भी उसकी फसल जो है मार्केट में बेचकर एक अच्छा खासा मुनाफा वो कमा लेता है। उसके पास अगर अच्छा खासा मुनाफा होगा तो क्या करेगा वो, इस सीजन में, गर्मी के सीजन में वो जाएगा मार्केट में, वहाँ से कूलर वगैरह, फ्रिज वगैरह खरीद कर लाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, कूलर फ्रिज खरीदा तो हमारे यहाँ किस चीज़ को बढ़ावा मिला, हमारे यहाँ जो है विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिला, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिला। अब कूलर फ्रिज खरीदने के बाद उसे लगा भाई कि अब हमें मोबाइल फोन वगैरह लेने चाहिए, इंटरनेट वगैरह भी लेने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे यहाँ सेवा प्रदाता भी बढ़े, ठीक है, यानी सेवा प्रदाता लोग भी बढ़ गए। तो यानी जब किसान अगर हमारे यहाँ समृद्ध होगा तो यकीन मानिए बाद बाकी सेक्टर जो है वो सब समृद्ध होते चले जाएंगे, और हमारे यहाँ सबसे जो निचला जो सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर है, वही सेक्टर अगर डूब जाएगा तो बाद बाकी सेक्टर हमारे यहाँ जो है कितने भी आगे पहुंच जाए लेकिन वो प्रगति नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वही अवधारणा इसमें कही गई है, ठीक है, नहीं इसका अर्थ देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि है, ठीक है। यानी कहा भी गया है यहाँ पर कि अभिप्राय यह है कि उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार और परिवहन, इससे क्या होगा, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार होगा। वही जो मैंने एग्जांपल दिया वही बात कही गई है यहाँ पर, ठीक है, मैंने सीधी सीधे भाषा में एग्जांपल दे दिया और यहाँ पर वही घुमा की बात कही गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नोट कर लेना, इसी में आपने देखिए पहली हेडिंग इसमें डाल ली होगी समृद्धि, ठीक है, और समृद्धि में आपने पहला पॉइंट नोट भी कर लिया होगा, इसका अर्थ ये है, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट अब आप यहाँ पर नोट करेंगे, सेकंड पॉइंट, ठीक है। देखिए अर्थशास्त्र की जो है भाषा में जो आर्थिक समृद्धि का जो प्रामाणिक सूचक है वो जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ठीक है। तो इसकी मैं निरंतर वृद्धि ही हमारे यहाँ जो है आर्थिक समृद्धि दर के जो सूचक माना जाता है, ये नोट कर लेना आप, ठीक है। जीडीपी होता क्या है, जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है, ठीक है। ये यहाँ पर सेकंड का सब पॉइंट नोट कर लेना है, यानी जीडीपी की अवधारणा क्या है कि एक वर्ष की अवधि में देश में जितनी वस्तुएं निर्मित हुई हैं, जितनी सेवाएं उत्पादित हुई हैं, उन सबका क्या क्या बाजार मूल्य रहा है, उसको एग्रीगेट करके यानी उसको समाहित करके उसको जोड़कर हमारे यहाँ जीडीपी निकाला जाता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। यानी एक एग्जाम्पल भी दिया गया है जीडीपी का कि जीडीपी को हमने केक से संज्ञा दे दी, यानी जो खाने वाला बर्थडे केक होता है, बर्थडे वाला, उसके केक से जो है संज्ञा दे दी है। यानी कि हमारे यहाँ जितना केक बढ़ता जाएगा, केक का आकार बढ़ता जाएगा, उसका ये फायदा होगा कि हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस केक को खा पाएंगे। यानी कि मान लीजिए केक 1 किलोग्राम का है तो 1 किलोग्राम का केक मान लीजिए 10 लोग खा पाएंगे, 100 ग्राम लोग खाते होंगे 10 लोग खा पाएंगे, और वही केक जो है 10 किलोग्राम का होगा तो कितने लोग खा पाएंगे, यानी कि वहाँ पर 100 लोग खा पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे करके यानी कि हमारे यहाँ जैसे जैसे जीडीपी जितनी जितनी बढ़ेगी तो वैसे वैसे हमारे यहाँ भारतीय जनता भी जो है समृद्ध होती जाएगी, ठीक है। यानी कि यहां पर लिखा भी है यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है, ठीक है, तो यहां पर लिखा है तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है,
ठीक है, यहाँ पर हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार यही हमने एजेंडा अपनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर लेना आप, यानी यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट चल रहा था, यहाँ सेकंड का थर्ड सा पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है आपका, वो आपके 3 क्षेत्रकों से भी आता है, जिसमें कृषि क्षेत्रक है, औद्योगिक क्षेत्रक है और सेवा क्षेत्रक है। ठीक है, यानी कि जिन्हें हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर बोलते हैं। यानी प्राथमिक सेक्टर में वो उद्योग आते हैं जो जमीन से जुड़े हुए होते हैं, कृषि कार्यों से संलग्न होते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रक में यानी विनिर्माण से संबंधित उद्योग आते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्रक में माल ढुलाई, ठीक है, इसके अलावा तकनीकी सहायता, ठीक है, सूचना प्रणाली, ठीक है, सूचना तंत्र वगैरह, ये सब चीजें आ जाती हैं, बैंकिंग प्रणाली वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे यहाँ 3 क्षेत्रक हैं जिनके जरिए हमारे यहाँ जीडीपी का निर्माण होता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ही कहा गया है कि देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों, ठीक है, कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक से प्राप्त होता है। ये लिख लेना। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप लिख लेना, यानी यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला जो आपका पॉइंट आएगा पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य में, अगला पॉइंट यहाँ पर ये आएगा आधुनिकीकरण, यानी कि हमें जो मॉडर्नाइजेशन है वो भी करना है। ठीक है, यानी कि हमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमें नई प्रौद्योगिकी को अपनाना है। ठीक है, यानी कि हमें आधुनिकीकरण की अवधारणा यही कहती है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता होगा आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने कोई सुधार नहीं किया था। अंग्रेजों ने ना तो कृषि की दिशा में कोई सुधार किया था, ना ही उद्योग धंधों में कोई रुचि दिखाई थी। ठीक है, तो परिणाम ये हुआ कि हम लोग आधुनिकीकरण की दिशा में बहुत पीछे छूट गए। यानी जिस समय 18 और 19वीं सदी के जो मैं देख रहे थे आप लोग, यानी आप पढ़ते होंगे, जो आप कहते नहीं है तमाम जगह, मुझसे तमाम अभ्यर्थी पूछते भी हैं कि सर 18 और 19वीं सदी में जब ब्रिटेन में, अमेरिका में जो है तमाम आविष्कार हो रहे थे, तब हमारे देश कहाँ था? तब हमारा देश जूझ रहा था, हमारे देश अंग्रेजों से लड़ने में जूझ रहा था। हमारे आविष्कार होते कहां से? हम तो अंग्रेजों से जूझने में लगे पड़े थे, फिर भी हमारे यहां से कुछ वैज्ञानिक निकल कर आए। ठीक है, 20वीं सदी में आते आते, तो ये कारण था। मैंने देखिए तमाम जैसे नए नए अभ्यर्थी बच्चे जुड़ते हैं मुझसे, तो कहते हैं सर ये देखिए, ये जो है यूट्यूब पे नहीं पूछते हैं, मतलब स्कूल वगैरह में जब मैं जाता हूं तो वहां पूछा जाता है कि सर उस समय हमारे यहाँ जो आविष्कार क्यों नहीं हुए। यानी लोगों, बच्चों के मन में एक सवाल उठता है कि फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सभी वैज्ञानिक जो है विदेशी हैं, सभी लोग विदेशी हैं, भारत के लोग बहुत कम हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? जबकि भारत को तो हमारा जो है प्राचीन काल से हमारा भारत जो है विश्वगुरु कहलाया है, फिर वर्तमान में ऐसा क्या हो गया? तो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ यही थी कि हम जो है परतंत्रता की जो है बेड़ियों में जकड़े हुए थे, और उस समय हमारा देश बिल्कुल अस्त व्यस्त था। तो ऐसे में आविष्कारों की बात करना ही यहाँ पर कोई करने वाला ही था ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यही रीजन था। तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद सबसे पहले हमें बढ़ावा देना था आधुनिकीकरण पर, ताकि हम लोग जो है आत्मनिर्भर बन सकें। देखिए आधुनिकीकरण में यहाँ पर हमें नई टेक्नोलॉजी को तो अपनाना ही था। ठीक है, इसके अलावा हमें अपनी सोच को भी मॉडर्न करना था, सोच को ही मॉडर्न करना था। लेकिन सोच को मॉडर्न कैसे करना था? आपको पता होगा कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था, आपको ने कल भी पढ़ा कि उस समय हमारे यहाँ जो महिला साक्षरता थी वो नगण्य थी, यानी ना के बराबर थी। 7% आंकी गई थी, लेकिन 7% से भी कम थी। ठीक है, साक्षरता नहीं, बिल्कुल नगण्य साक्षरता थी महिला साक्षरता। क्योंकि वो नगण्य इसलिए थी क्योंकि हमारे यहाँ समाज जो भारतीय समाज है सदियों से पितृसत्तात्मक रहा है। तो पितृसत्तात्मक होने की वजह से उनके मन में ये रहता है भाई महिला अगर घर से बाहर जाएगी तो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगी, कहीं ना कहीं ये कर लेगी, बिल्कुल अलग होगी, अपना जो है अपने हिसाब से चलेगी। ठीक है, तो ऐसे करके महिलाओं को सदियों से प्रताड़ित किया जाता रहा है, महिलाओं को सदियों से दबा के रखा गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह थी आधुनिकीकरण में यही बात कही गई कि हमें अपने दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाना है, महिलाओं और पुरुषों को नहीं, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने हैं, ताकि महिलाएं भी जो है उद्योग में या फिर किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो सकें। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर दोहराई गई है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट नोट कर लेना इसमें कि आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। जैसे महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा आधुनिकीकरण का अर्थ, यानी कि हम केवल टेक्नोलॉजी का आधुनिकीकरण नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी सोच का भी, अपने दृष्टिकोण का भी हमें आधुनिकीकरण करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब तीसरा जो लक्ष्य था इसमें आपके पंचवर्षीय योजनाओं में, यह था आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता से अभिप्राय क्या है कि जो भी चीज़ें हमारे यहाँ उत्पादित होंगी, ठीक है, हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों को खरीदेंगे, बाहरी देश के बनी हुई चीज़ों को हम कम से कम खरीदेंगे। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि हमारे यहाँ का पैसा जो है विदेशों में नहीं जाएगा। ठीक है, और हमारे यहाँ की कंपनियाँ ही होंगी, वो समृद्ध होंगी, और वही चीज़ जो है हमारे यहाँ का पैसा हमारे यहाँ बना रहेगा, चक्र चलता रहेगा, और हम लोग कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश के आगे गुलाम भी नहीं होंगे, दूसरे देश के आगे जो है हम हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे हमें। अब देखिए ये आत्मनिर्भरता वाला लक्ष्य क्यों रखा गया था वो मैं बता रहा हूँ। 1954 में, साल 1954 में, 1954 में हमने यूएसए के साथ एक डील की थी। ठीक है, जिसे
PL4 जो है PL480 के नाम से फेमस है। इसमें क्या था कि हमारे यहाँ उस समय जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री को मालूम था और देश के तमाम नेताओं को ये बात मालूम थी कि हमारे देश में जो भूमि संसाधन है वो इतना पर्याप्त नहीं है, यानी कि अभी भी इतना उर्वर नहीं है कि हमारे यहाँ की जो घरेलू मांग है उसकी आपूर्ति कर सके। तो मजबूरी ये थी कि हमने जो है घरेलू मांग की पूर्ति के लिए, यानी खाद्यान्नों की घरेलू मांग की पूर्ति के लिए हमने अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ता था, अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ता था। ठीक है, अब एक साल ऐसा हुआ, यानी एक समय ऐसा आया कि भाई एक कोई मीटिंग थी, ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ ये आपकी बिपिन चंद्रा की आज़ादी के बाद भारत किताब है, उसमें कहानी पूरी वर्णित है। एक समय एक ऐसा आया कि एक मीटिंग थी, एक मीटिंग में भारत भी शामिल होने गया, भारत के प्रधानमंत्री भी गए, वहाँ पर USA भी आया और बहुत सारे देशों के लोग भी थे। ठीक है, और USSR भी था उस समय। ठीक है, यानी जिसे अभी पूर्व में सोवियत संघ कहा जाता था, वर्तमान में रसिया कहते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि किसी मुद्दे पर वोटिंग चल रही थी, उस वोटिंग के दौरान क्या था कि भारत ने अपना रुख जो था वो रसिया के फेवर में रख दिया, यानी भारत में अपना वोट जो था वो रसिया के फेवर में डाल दिया। ऐसे में भाई जो USA के प्रेसिडेंट थे वो बहुत ही ज़्यादा क्रुद्ध हो गए, यानी उन्हें एकदम बड़ा गुस्सा टाइप आएगा। उन्होंने मतलब जब जवाहरलाल नेहरू बाद में मीटिंग खत्म हुई तो निकले तो उन्होंने सीधा उनके मुंह पे ये बोल दिया कि अरे आप अनाज हमसे खाते हो, यानी खाते हमारी हो बजाती उनकी हो। ठीक है, इनका शब्द यही थे कि आप अनाज हमसे लेते हो लेकिन आप फेवर किसी और का करते हो। तो ये बात कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू के माइंड में टच हो गई, उन्हें लगा कि वाकई में अमेरिका को अब ये लगने लगा है कि हमारी यानी कभी भी आपूर्ति वो रोक सकता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हमारे यहाँ घटित हुई, जैसे 1962 का इंडो चाइना युद्ध हुआ, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। तो उस समय लगातार पाकिस्तान जो था अमेरिका था वो धमकी देता रहा कि हम भारत के लिए राशन रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसे में और ज़्यादा जरूरी हो गया कि हम आत्मनिर्भर बने, यानी हम अपने यहाँ आत्मनिर्भर बने, कम से कम अपने खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर बन ही जाएं, यानी कि हम अपनी रोटी खुद तो कमा सकें, अपनी रोटी जो है खुद तो उपजा सकें, रोटी के लिए अनाज जो खुद तो उपजा सकें, उसके लिए तो हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ें जो थी वो सरकार के माइंड में और चीज़ें ये गहरा गई कि भाई हमें आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने आत्मनिर्भरता की दिशा में हमने जो है, आपको पता होगा जो हरित क्रांति है वो इसी की देन है, यानी हमारी आत्मनिर्भरता की ही देन है कि हमें लगने लगा कि भाई हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, वरना अमेरिका जैसे देश है कभी भी हमारा राशन रोक सकते हैं, कभी भी हम पर दबाव क्रिएट करके कोई भी काम करवा सकते हैं, जैसा हुआ भी था। ठीक है, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान, तो वो नारा इसी फेवर में दिया गया था। ठीक है, ये जो कहानी है पूरी, आपको ये कहानी थोड़ी किताबों से हटकर दूसरी किताबें जो है उनमें मिलेगी कहानी, ये वो मैंने कहानी यहाँ पर बता दी है आपको। ठीक है, तो आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया। इसका अर्थ है कि उन चीज़ों के आयात से बचा जाए जिनका देश में ही उत्पादन संभव था। कहने का मतलब क्या है कि हमें उन चीज़ों का आयात नहीं करना है जो देश में बनाई जा सकती हैं, यानी कि मान लीजिए सूती कपड़ा है, अब सूती कपड़ा की हमारे यहाँ सदियों से बनाया जाता रहा है, अब सूती कपड़ा के लिए हम इंग्लैंड से कपड़ा मंगाएं तो ये कहाँ की बात हुई, मुझे तो मूर्खतापूर्ण बात हुई। यानी हम अगर अपने यहाँ की इकाइयाँ ही सही सुचारू रूप में चलवा दें, यानी अपने यहाँ चरखे का प्रयोग अगर एक बड़े पैमाने पर करवाने लगे तो यकीन मानिए हमारे यहाँ ही कपड़ा बनने लगेगा। ठीक है, अब ऐसे में हम इंग्लैंड से कपड़ा मंगवा रहे हैं, इंग्लैंड में एक भारी भरकम राशि प्रदान कर रहे हैं, इंग्लैंड को भेज रहे हैं, तो ऐसे में ये कहाँ की बात हुई। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात हमारी यही थी। तो यहाँ पर नोट कर लेना, यानी इस नीति को हमने विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा। यानी हमारी आत्मनिर्भरता की नीति जो थी, मैंने बताई आपको कहानी, वो यही थी। एक तो हमें उन चीज़ों के मतलब कहा गया यहाँ पर कि हमें उन चीज़ों के यानी उन चीज़ों के आयात से बचना है जिनका उत्पादन हम कर सकते हैं खुद, यानी गेहूं हम खुद भी उपजा सकते हैं, अगर थोड़ा कृषि सुधार करें तो गेहूं हम खुद भी उपजा सकते हैं। उसके लिए अमेरिका के आगे हाथ क्यों फैलना है। ठीक है, तो ये लक्ष्य वही था कि भाई खाद्यान्न में हमें आत्मनिर्भर होना है। ठीक है, क्योंकि बार बार अमेरिका धमकी देता आ रहा था। ठीक है, और अमेरिका तो जानते ही किसी का सगा आज दिन तक नहीं हुआ है, तो यही बात यहाँ पे कही गई है। दूसरी बात यहाँ पर ये थी, सेकंड बात, कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती थी। यानी कि वही बात है जो मैंने बताई थी, 1962-65 का जो युद्ध हुआ, 71 का जो युद्ध हुआ, उसमें अमेरिका ने खूब खलल डालने की कोशिश की, बार बार धमकी देता रहा कि अगर आपने कुछ किया तो हम ये कर देंगे। इन तमाम जगह सम्मेलन वगैरह होते थे और वहां पर हम ना चाहते हुए हमें अमेरिका के फेवर में वोट डालना पड़ता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम उनके यानी एक तरह से हम खाद्यान्न के क्षेत्र में उनके गुलाम थे, यानी खाद्यान्न के बारे में हमारे आत्मनिर्भर थे ही नहीं। यानी अमेरिका से हमें अनाज नहीं मिलता तो यकीन मानिए हमारी भारत की जनता का एक बड़ा तबका भूखे हो मर जाता। ठीक है, तो जरूरी ये था कि भाई हम वो PL 480 जो रखी गई थी, हमारी PL 480 के तहत जो हमने अनुबंध किया था, उस अनुबंध के तहत हमें इनके आगे झुकना पड़ता था, इनकी नीतियां माननी पड़ती थी। ठीक है, तो भारत के जो नेताओं के मन में ये बात तो क्लियर थी, प्रधानमंत्रियों के मन में, कि हमें अब आत्मनिर्भर होना है। ठीक है, अगली बात निकल के आई समानता की। देखिए, समानता से अभिप्राय यहाँ पर यह है कि हम समृद्धि, आधुनिकीकरण
हमारे यहाँ आत्मनिर्भरता, यही सब चीज़ें हमारे यहाँ जन सामान्य में सुधार नहीं ला सकती हैं, बल्कि समानता ला सकती है। क्योंकि आप सभी को पता होगा उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं एक बड़ी जद्दोजहद जो थी वो असमानताओं से भरी हुई थी। यानी हमारा समाज जो होता है, भारतीय समाज, वो असमानताएं वहाँ पर दूर दूर तक व्याप्त थी। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें ऐसे अवसर, ऐसे हमें जो है नियोजन क्रिएट करने थे जिसके जरिए हमारे यहाँ जो आर्थिक असमानता है वो दूर की जा सकें। ठीक है, यानी लोग जो है समान रूप से एक आगे बढ़कर आ सकें। जैसे आपको पता होगा कि आज़ादी से पहले ज़्यादातर ज़मीनें वगैरह जो थी, ठीक है, तो वो ज़मीनें वगैरह किसके किसके हाथ में थी? अंग्रेजों ने उन पर जो है कर्ज वसूलने के लिए जमींदारों वगैरह को, ठीक है, महाजनों वगैरह को दे रखा था। तो ऐसे करके महाजन वगैरह, जमींदार वगैरह वो तो धनी हो गए थे, लेकिन किसान जो थे वो गरीब पर गरीब होते जा रहे थे। तो सरकार को ये करना था भाई निर्धन किसानों के लिए कुछ जमीन वगैरह मुहैया करवाए, कुछ और संसाधन मुहैया करवाए, ताकि जो किसान वगैरह हैं वो अपनी आर्थिक जरूरतें हैं या फिर खाद्यान्न की जरूरतें हैं वो पूरी कर सकें। तो ऐसे करके समानता भी समाज में आएगी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। ठीक है, इसी में सब पॉइंट यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हों, केवल धनी लोगों तक ही सीमित न रहें। जो बात मैंने आपको कहानी बताई वही कहानी यहाँ पर कही गई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ें इनके माइंड में थी, सभी के माइंड में, कि हमें ये ऐसा करना है कि भाई हमारे यहाँ ऐसा ना हो कि जो आर्थिक जो है नियोजन के संसाधन है वो केवल अमीर वर्ग है उसके हाथ में ना रह जाए, हमारा निर्धन वर्ग और निर्धन ना होता चला जाए। ठीक है, तो इस दिशा में समानता वाले अवसर भी यहाँ पर उपलब्ध करवाने की इन्होंने बात कही गई। ठीक है, अब तमाम बातें हैं, यानी कि यहाँ पर इन्होंने रखा अगला लक्ष्य कि प्रत्येक भारतीय को हमारे यहाँ जो है भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए वो, और धन संपत्ति के वितरण की असमानता भी हमारे यहाँ कम होनी चाहिए। ठीक है, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को टारगेट करने में ये चीज़ें भी हमने समाहित की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 1950 से लेकर 1990 तक जो 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी, तो हमने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो है पूरी तरह से प्रतिबद्ध भी रहे और बहुत हद तक हमने ये लक्ष्य प्राप्त भी किए। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पर कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, नोट करके यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लीजिए। जैसे सेवा क्षेत्र का बताया गया है आंकड़ा यहाँ पर कि हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र में जो कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, यानी कि सामान्यतः हमने ये देखा है कि जब सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है, यानी कृषि का जो अंश कम होता है तो वहाँ पर उद्योगों का अंश जो है बढ़ जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम विकास के उच्च स्तर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कृषि का अंश कम हो जाता है, लेकिन सेवा स्तर का जो है यानी सेवा और विनिर्माण का अंश बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे कही गई है। तो हमारे देश में बताया गया है कि कितना कितना अंश रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे लिखा है कि जीडीपी में कृषि का अंश जो था 50% से अधिक था, लेकिन हमारे यहाँ 1990 में सेवा क्षेत्र का अंश बढ़कर 40.59% हो गया। ठीक है, यानी कि हमने जो हमारे यहाँ पहले कृषि का अंश था जीडीपी में बहुत अच्छा खासा था, लेकिन हमने बाद के वर्षों में जैसे हम बढ़ते गए तो हमारे यहाँ जीडीपी में हमने ये देखने को हमें मिला यहाँ पर कि हमारे यहाँ फिर जो सेवा क्षेत्र था, तटीय क्षेत्र जो था, उसका अंश बढ़ता चला गया। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो कृषि क्षेत्र पर निर्भरता थी वो सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कही गई है सेवा क्षेत्र के बारे में। देखिए, अभी नोट लिखा तो नहीं है, लेकिन लिखना मत ही वाला। ठीक है, ये देखिए कहानियों के बीच में इन्होंने दे दिए हैं पॉइंट्स, तो इसलिए मैंने समझा दिया ये। ठीक है, गलती से मैं जल्दी में लिखवा के नोट करवा गया, यहाँ पर नोट नहीं था ये। ठीक है, आगे अभी लिखेंगे इस बात को। इसके अलावा यहाँ पर एक कहानी और दी हुई है। कहानी ये दी हुई है स्वामित्व और प्रेरणाएं। ठीक है, स्वामित्व और प्रेरणाओं का मतलब यहाँ पर ये है, इस कहानी में ये दिखाया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पे विचारधारा का दिखाया गया, प्रभाव दिखाया गया है कि भाई जो यानी कि यूएसएसआर है, यूएसएसआर में जब वहाँ पर समाजवादी अवधारणा चल रही थी, समाजवादी अवधारणा में ये था कि सरकार के हाथ में सब कुछ था, सब कुछ उत्पादन से लेकर क्या उगाना है क्या नहीं उगाना है सब कुछ सरकार के हाथ में था। यानी आपको उगा के सरकार को सौंप देना, सरकार फिर बाद में उसे वितरण करेगी अपने हिसाब से। ठीक है, यानी सरकार अपने हिसाब से वितरण करेगी उसे। तो वो समाजवादी अवधारणा थी। अब समाजवादी में ये एक चीज़ निकल के आती थी कि लोग जो थे वहाँ पर ये देख लेते थे भाई अब सब चीज़ सरकार की है तो हम चाहे कुछ भी करें, अपने मनमाने ढंग से चाहे कुछ भी करें, उसको फर्क सरकार को ही पड़ेगा, हमें उसको फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो खाने को मिल ही जाएगा। तो ऐसी एक कहानी वहाँ पर ये देखी गई कि भाई वहाँ पर क्या करते थे यूएसए के जो यूएसएसआर के किसान होते थे वो क्या करते थे, जो फलों की जब पैकिंग करते थे, फलों की पैकिंग के दौरान क्या करते थे वो लोग कि सड़े गले फलों को ताजे फलों के साथ ही एक बॉक्स में पैक कर देते थे। इससे क्या होता था, इससे ये होता था कि भाई जो
फल का डिब्बा था वो पूरा पूरा सड़ जाता था, ठीक है। और ऐसे करके यूएसएसआर की जो इकोनॉमी को उसको नुकसान होता था, ठीक है। लेकिन किसान को यहाँ पर ना तो कोई फायदा हो रहा था ना ही नुकसान हो रहा था। ये लेकिन कर क्यों रहे थे? ऐसा करने का रीजन उनके पीछे ये था क्योंकि जब किसान को कोई फायदा और नुकसान ही नहीं होगा तो किसान जो है फिर क्यों करेगा, ठीक है। तो साफ साफ ये निकल के आ रहा था किसानों के अंदर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन था। फ्रस्ट्रेशन यही था कि सरकार ने केवल दबाव में लेकर उनसे काम करवाई रही है, ठीक है। तो ऐसे में उनकी जो प्रेरणा जो थी, प्रेरणा उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, ठीक है। प्रेरणा उनकी जो थी संकुचित हो चुकी थी। अब वहीं अगर किसान को हम उसको जमीन सौंप देंगे और जमीन पर वो अपना जब उत्पादन करेगा, उत्पादन को स्वतंत्र रूप से बाजार में बेचेगा, तो उस समय बाजार में बेचते समय वो ये ध्यान रखेगा कि भाई अगर हम खराब उत्पाद ले गए बाजार में तो बाजार में हमें उसकी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, तो स्वतः ही वो खराब उत्पाद नहीं लेके आएगा, ठीक है। और वहीं जब वो सरकार के हाथ में सब कुछ स्वामित्व है तो वो ये भी करेगा भाई खराब उत्पाद को सरकार को भेज दे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, स्वामित्व और प्रेरणा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल एक दिया गया, कहानी बताई गई है जो आपके सामने मैंने रखी है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं कृषि। कृषि का क्या हाल हुआ हमारे यहाँ, कौन कौन सी हमने कृषि को देखते हुए कौन कौन से सुधार अपनाए, तो वो बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। यानी पूर्ववर्ती अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे यहाँ जो कृषि का क्या हाल था, ठीक है। यानी हमारे यहाँ आज़ादी से पहले कृषि को किस तरह से जो है नेस्तनाबूद किया अंग्रेजों ने, तो वो यहाँ पर आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमने कृषि में क्या क्या सुधार किया वो देखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए कृषि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ पर लिखा गया है कि स्वतंत्र भारत के जो नीति निर्माता हैं इन्होंने तमाम मुद्दों पर विचार करने के बाद, ठीक है, भू सुधारों पर और उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों के लिए भारतीय कृषि में क्रांति का संचार किया, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले भू सुधार इन्हें करना था। यानी कि जो पहले जमींदारी जागीरदारी प्रणाली चली आ रही थी, जिनका वर्चस्व था, उसे कम करना था। इसके लिए कुछ ऐसे नियम बनाने थे जिसके जरिए जमींदार और जागीरदारों की संख्या कम हो और आम जो जन है, यानी आम जो निर्धन किसान है, उनको जो जमीन मुहैया करवाई जा सके, सुनिश्चित करवाई जा सके, ठीक है। तो कृषि में आप सब हेडिंग पहले डालें ना, भू सुधार, ठीक है। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की जो भूधारण पद्धति में जमींदारी और जागीरदार आदि का वर्चस्व था, ठीक है। पहला पॉइंट आपका यही है, ठीक है, वर्चस्व था। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अगला पॉइंट, ठीक है। यानी कि ये कोई सुधार किए बिना मात्र लगान वसूल किया करते, ये बात ऑलरेडी जानते हैं आप, ये लिखना नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे भारतीय, उस समय जो थे भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण हमें जो है यूएसए से अनाज का आयात करना पड़ता था, ठीक है। सेकंड पॉइंट नोट कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर एक स्वतंत्रता के 1 वर्ष के बाद ही हमारे यहाँ क्या था, बिचौलियों के उन्मूलन और वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए हमने, ठीक है। यानी कि हमने फिर क्या किया कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद हमने जो बिचौलिए थे, यानी जमींदार वगैरह थे, जागीरदार वगैरह थे, उनसे जमींदारी जागीरदारी छीन ली, ठीक है। छीनी इसी वजह से कि उन्हें भी जो है गलत तरीके से पकड़ाई गई थी, ठीक है। यानी कि वो उनके नहीं थे, उन्होंने छीनी थी, सच में छीनी थी किसानों से। तो फिर सरकार ने कदम ये उठाए, जो जमींदार जागीरदार थे, पैतृक रूप से नहीं थे या वंशज नहीं थे, ठीक है, तो यहाँ पर बीच बीच में छीन के बने हुए थे, उनसे जमीनें छीनी और किसानों में बांट दी, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा गया, स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ये देश में बिचौलियों के उन्मूलन और वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी में सब पॉइंट लिख लेना। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण एक दूसरी नीति थी, ठीक है। यानी कि समानता तभी बढ़ाई जा सकती थी जब हमारे यहाँ अमीर गरीब के बीच की जो खाई है उसे पाटा जाए, ठीक है। यानी हमारे यहाँ एक और तो जागीरदारों के पास 100 बीघा जमीन थी और वहीं कुछ ऐसे किसान भी थे जिन पर एक बीघा क्या, एक फुट, यानी कि एक जमीन का छोटा टुकड़ा भी नहीं था, ठीक है। तो ये तभी हो सकता था जब सरकार इस पर कदम उठाए। तो यही बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने कदम उठाए, यानी कि अधिकतम सीमा निर्धारण की नीति अपनाई, तो इससे हमारा यही उद्देश्य हुआ कि किसी व्यक्ति की कृषि भूमि की स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया, ठीक है। यानी कि इससे जो कुछ लोग जो होते हैं जिनके पास भू का संकेंद्र, जमीनों का संकेंद्रण था, वो संकेंद्रण कम हुआ, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है, लिखना नहीं है, मैंने बताया है केवल। और देखिए यहाँ पर इमेज में दिखाया भी गया है यहाँ पर, ठीक है। PL 480 या बैच देख रहे हो PL 480, इसमें एक भारतीय किसान है, ये कह रहा है कि हरित क्रांति के बाद तुम्हारी पेशकश में कौन रुचि लेगा। यानी पहले क्या होता था कि हमें अमेरिका वालों की जी हजूरी करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर एक व्यंग्यात्मक चित्र बनाया गया है। इस चित्र में यही कहा गया है कि आप देखो तुम्हारी जो हमारे अनुबंध हुआ था PL 480 वाला, उसमें कौन रुचि लेगा, हमें कोई रुचि लेनी नहीं है, यानी हमें तुम्हारी खिदमत करनी नहीं है, हम तो आत्मनिर्भर हो गए हरित क्रांति के बाद। तो व्यंग्य किया गया है यहाँ पर इस इमेज के जरिए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कानून हमने बनाया था, ठीक है, सीमा निर्धारण वाला, इस कानून में भी कमियां थी, ठीक है। यानी कानून में भी तमाम कमियां थी। कानून की कमियों का तमाम जो थे हमारे यहाँ जमींदार वगैरह थे, उन्होंने फायदा उठाया, स्वामित्व बनाए रखे अपना, ठीक है। यानी तमाम तरह से उसमें फायदा उठाया। इसके अलावा उन्होंने इस कानून को भी जो है कोर्ट में चुनौती दी। तो कोर्ट में चुनौती देने के परिणाम स्वरूप ये परिणाम हुआ कि भाई जो भूमि सुधार के लिए कानून थे, भूमि सुधार के लिए कानून था, वो देरी से लागू हो पाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अगला पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट कौन सा पॉइंट था आपका, ये
थर्ड। अब आपका चौथा पॉइंट, ठीक है, यहाँ लिख लेना आप इसी में ही कि कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कृषि क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े भूखंडों पर अपना स्वामित्व बनाए रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पांचवा पॉइंट अब आप यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, कृषकों को यहाँ पे ये था कि कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनतम कृषि, ठीक है, श्रमिकों को यानी कि कुछ किसान ऐसे थे जिनको जो है भूमि का लाभ मिल गया, लेकिन जो सबसे निर्धनतम कृषि थे यानी कि बटाईदार थे या फिर केवल भूमि पर जैसे कहते नहीं खाने भर के लिए काम करते हैं, तो ऐसे भी मजदूर थे, तो इनको इसका कोई लाभ नहीं मिला। ठीक है, ये लिख लेना पांचवा पॉइंट आप। अब देखिए यहाँ पर अगली बात कही गई है कि अधिकतम भूमि सुधार जो कानून, अधिकतम जो थे बड़े जमींदार जो थे, यानी बड़े जमींदारों ने इस कानून को न्यायालय में चुनौती दी, जिसके कारण इसको लागू करने में देरी हुई। ठीक है, छठा पॉइंट नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा भी गया है, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा गया है अगला पॉइंट, सातवां पॉइट, कि जो आपका जो कानून था जमीन सुधार से संबंधित, इस कानून को लागू करवाने में कुछ सरकारों ने जो है यहाँ पे जो है अपनी जो है रुचि दिखाई, जैसे केरल ने दिखाई, पश्चिम बंगाल ने दिखाई। वहीं कुछ सरकारें जो थी, स्थानीय जो राज्य सरकारें थी, वो इसमें सुस्त बनी नहीं। ठीक है, यानी कि एकदम नीरसतापूर्ण उन्होंने इसमें रुचि ली, उन्होंने रुचि इसमें ली ही नहीं। ठीक है, वही बात कही गई है। तो नोट कर लेना कि केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें वास्तविक किसान को भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थी। इसी कारण प्रांतों में भू सुधार का कार्यक्रम को विशेष सफलता मिली। ठीक है, ये लिख लेना आप। वहीं लिख लेना आप, इसमें लिख लेना सब पॉइंट करके, दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों की सरकार ने इसमें प्रतिबद्धता नहीं थी, यानी इसमें उन्होंने अपनी रुचि नहीं दिखाई। ये लिख लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हरित क्रांति का आगमन होता है हमारे यहाँ कृषि में ही। अगला सुधार जो हमने किया है, एक तो भू सुधार कर दिया, अगला सुधार जो है हमारे यहाँ जो है वो है हमारे यहाँ कौन सा है, हरित क्रांति का आगमन हुआ है। सेकंड पॉइंट, सेकंड हेडिंग। ठीक है, यानी आप सभी को पता है स्वतंत्रता की समय हमारे देश की जो जनसंख्या है, कल भी हम देख चुके हैं, 75% जनसंख्या जो थी वो कृषि पर आश्रित थी। ठीक है, और जो कृषि पर आश्रित जनसंख्या थी उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भाई उसके पास ना तो नई टेक्नोलॉजी थी, ना ही जो है हाई यील्ड वैरायटी वाले बीज थे, यानी जिन्हें हम कहते हैं आधुनिक वैरायटी वाले बीज भी नहीं थे। ठीक है, जिन्हें आधुनिक बीज बोला जाता है, प्रसंस्कृत बीज बोला जाता है, वो बीज भी नहीं थे जिनसे पैदावार बढ़ाई जा सके। ठीक है, यानी हमारे यहाँ जो पैदावार थी वो जड़ बनी हुई थी। तीसरी बात ये थी हमारे यहाँ सिंचाई के साधन भी नहीं थे। ठीक है, यानी हम लोग जो थे, हमारी जो कृषि थी पूरी तरह से वो भारतीय मानसून पर निर्भर थी। ठीक है, नहीं मानसून के बारे में तब हमारे यहाँ से कोई केंद्र भी नहीं थे भाई कि जो सटीक अनुमान लगा सकें, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा प्रौद्योगिकी में इतना विकास नहीं हुआ, तो ऐसे केंद्र भी जो स्थापित हो गए थे वो भी हमारे यहाँ व्यर्थ ही थे। ठीक है, इतना ज़्यादा जो है सटीक अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि भाई भारतीय मानसून कैसे आएगा, तो इन सब चीज़ों से कैसे निकाला जाए। तो ऐसे में हमने जो है हरित क्रांति को लेकर आए, हरित क्रांति हमारे यहाँ आगमन हुआ है। हरित क्रांति के लिए क्या किया गया हमने कि हमने उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का उपयोग किया, ये हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का प्रयोग किया। ये बीज प्राय हमने कनाडा से मंगवाए थे। ठीक है, आपने पूर्ववर्ती अध्यायों में पढ़ चुके हैं, पूर्ववर्ती जो किताबें उनमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर लेना पहला पॉइंट कि स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। ठीक है, पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा। सेकंड, ठीक है, इसी में सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति से तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों से है। ठीक है, विशेषकर गेहूं और चावल उत्पादन में वृद्धि से। यानी हरित क्रांति से क्या मतलब है यहाँ पर कि उच्च पैदावार वाले बीजों से है हमारा। ठीक है, खास करके गेहूं और चावल में उत्पादन वृद्धि से। अब देखिए यहाँ पर जो HYB वाले जो बीज थे, हाई यील्ड वैरायटी वाले जो बीज थे, इनकी कुछ कहते नहीं, इनकी भी खामियां थी। यानी इन बीजों के लिए पहली बात ये थी कि यहाँ पर इन्हें अच्छी खासी सिंचाई की जरूरत थी, यानी पानी बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए, सिंचाई की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। सिंचाई के अलावा यहाँ पर जो रसायन है, रसायनों की भी इन्हें आवश्यकता थी, यानी इन्हें जो जल्दी से जल्दी इन्हें ग्रो करने के लिए रसायनों की भी आवश्यकता थी। तीसरी बात यहाँ पर यह थी हरित क्रांति में, मैं बता दे रहा हूँ कमियाँ क्या क्या थी। तीसरी बात यहाँ पर यह थी कि यहाँ में इसमें सिंचाई का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से, रसायनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से जो भूमि है, भूमि का क्षरण हो रहा था। यानी भूमि की जो उपयोग आपकी कह सकते हैं, भूमि का जो पोषक तत्वों का अभाव था वो उसमें होता जा रहा था। यानी भूमि जो है प्राकृतिक उर्वरता अपनी खोती जा रही थी। ठीक है, यानी पोषक तत्वों का अभाव हो रहा था और प्राकृतिक उर्वरता खोती जा रही थी। इसके अलावा इन सब चीज़ों के उपयोग से क्या हुआ कि तमाम कीट पतंगों का उदय हो गया। ये तमाम जो कीट पतंगे थे उनका जो है जन्म होने लगा। यानी कि हमने इतना ज़्यादा भारी मात्रा में जो सिंचाई कर रहे हों और एक अच्छा खासा फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर रहे हों, ठीक है, तो ऐसे में तमाम कीट पतंगे थे वो उगाए, कीट पतंगे निकल आए। और कीट पतंगे उगाए तो उन्हें जो मिटाने के लिए उन्हें पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल किए। यानी जो
कीटनाशी जो रसायन होते हैं उनका इस्तेमाल किया। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये निकल के आया जो हरित क्रांति जो थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई, यानी कि यहाँ पर हरित क्रांति की जो कॉस्ट थी वो बढ़ गई। और हरित क्रांति की कॉस्ट बढ़ने से ये हुआ कि जो आर्थिक रूप से संपन्न किसान थे वो तो इसे अपना पाए, अब जो निर्धन किसान थे वो कहाँ से सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध करवाएगा, कहाँ से खाद लेकर आएगा, कहाँ से जो है कीट पतंगों को रोकने के लिए रसायनों का इंतजाम करेगा। ठीक है, तो ऐसे में जो निर्धन किसान थे, निर्धन किसानों को तो इसको लाभ नहीं मिला, यानी यहाँ पर जो बड़े बड़े किसान थे वो ही केवल इससे लाभान्वित हो पाए। ठीक है, देखिए ये जो बातें हैं आपको पता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है, जो आपकी माजिद हुसैन सर की जो बुक है, माजिद हुसैन सर की जो बुक है ज्योग्राफी वाली, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है इसके बारे में, यानी जो आपका आर्थिक भूगोल वाला पोर्शन है वहाँ बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो मैंने वहीं से ये उठाए हैं पॉइंट्स ये वाले। तो ये सब चीज़ें समस्याएं भी थी, यानी हमारे यहाँ आर्थ जो है हरित क्रांति एक, यानी कि कह नहीं सकते हरित क्रांति हमारे यहाँ जो है विकास तो करेगी, यानी हमारे यहाँ उत्पादन तो बढ़ाएगी, लेकिन इसकी भी सीमाएं थी कुछ। इसकी सीमाएं यही थी कि हमें सिंचाई चाहिए, सिंचाई के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन चाहिए, रसायन चाहिए, ठीक है, कीट पतंगों को रोकने के लिए चाहिए, दूसरी बात हमारे पास पूंजी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब समस्याएं थी। तो यहाँ पर लिखा गया है, सेकंड सब पॉइंट का लिख लेना, कि इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों तथा निश्चित जल की आपूर्ति भी आवश्यक थी। ये लिख लेना सेकंड का सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर थर्ड पॉइंट नोट करेंगे। यहां पर कौन सा पॉइंट था ऊपर वाला? आगे क्या हुआ कि हमारे यहाँ हरित क्रांति जो थी इसका पहला चरण लगभग 1960 के दशक से लेकर मध्य 70 के दशक के मध्य तक चला है। ठीक है, तो यहाँ पर HYV वाले बीजों का प्रयोग हमारे यहाँ पंजाब में सबसे पहले और आपके पश्चिमी यूपी में, इसके अलावा आंध्र और तमिलनाडु जैसे समृद्ध जो राज्य थे वहीं तक सीमित रहे, यानी कि जो राज्य पहले अंग्रेजों के टाइम में समृद्ध थे वहीं उन राज्यों तक सीमित रहे, क्योंकि यहाँ से हम जल भी निकाल सकते थे, जल का दोहन भी कर सकते, भूमिगत जल को भी बाहर निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये केवल वहीं तक सीमित रही, देश के विभिन्न हिस्सों में फैल नहीं पाई। तीसरा पॉइंट यहाँ पे यही बताया गया है। अगली बात यही कही गई है यहाँ पर, चौथा पॉइंट, अगली बात ये कही गई है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हरित क्रांति के द्वितीय चरण के मध्य, ठीक है, यानी यहाँ पर द्वितीय चरण में ये हुआ कि भाई इसका विस्तार जो था कई अन्य राज्यों तक पहुंच गया, ये लिख लेना। ठीक है, हरित क्रांति के द्वितीय चरण 1970 से लेकर 80 के दशक के मध्य तक, ठीक है, यानी इसका विस्तार जो था कई अन्य राज्यों को इसको लाभ मिला। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे चौथे का सब पॉइंट लिख लेना। इस प्रकार हरित क्रांति की प्रौद्योगिकी से प्रसार से हमारी जो खाद्यान्न आत्मनिर्भरता है इसकी प्राप्ति हुई। ठीक है, ये लिख लेना आप। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर किसान को लाभ क्या हुआ? किसान को लाभ ये हुआ, यहां पे किसान के बारे में बताया गया है। देखिए किसान, यहां पे लिखा गया है, यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इसे उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग कर ले तो इससे अर्थव्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरी ओर अगर किसान पर्याप्त मात्रा में उत्पादन का उपभोग करने के उपरांत उसे बाजार में भी बेचते तो इससे अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात निकल के आई। जब यहाँ पर HYV वाले बीज इस्तेमाल होने लगे, यानी हाई यील्ड वैरायटी वाले बीज इस्तेमाल होने लगे, उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ने से ये हुआ, पहले क्या था कि लोग मुश्किल से अपने खाने भर के लिए भी नहीं उगा पाते थे, अब उससे ज़्यादा उगा पा रहे हैं। तो ऐसे में खाने के लिए तो निकाल ही ले रहे थे लोग, और बचा हुआ अनाज जो था वो गोदामों में बेचते रहे थे। ऐसे करके सरकार के पास भी अनाज के भंडार होते जा रहे थे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है। अगला पॉइंट आपका पांचवा पॉइंट है ही है कि किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपणित जो है अधिशेष कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसे नाम दिया गया विपणित अधिशेष का। ठीक है, यानी कि किसानों द्वारा उत्पादन का जो बाजार में बेचा गया अंश होता है उसे हम विपणित अधिशेष कहते हैं। ठीक है, पांचवें का सब पॉइंट लिख लेना कि हरित क्रांति में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। ठीक है, अब बाजार में बेचने से यह हुआ, देखिए आप सभी को पता होगा, जब वस्तुओं की बाजार में बहुलता होती है तो क्या होती हैं चीज़ें, जो प्राइस होते हैं कम हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर चीनी है यानी शुगर जो आपकी है, शुगर का प्रोडक्शन कम हो रहा होगा, यानी शुगर की मान लीजिए देश में या राज्य में एक मिल है और एक मिल भी उसका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर पा रही, यानी एक मिल सालाना या फिर मंथली 1000 टन का प्रोडक्शन कर पा रही है, अब उसको उपभोग करने वाले ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, जो प्राइस होंगे वो अपने आप हाइक हो जाएंगे, यानी कीमतें अपने आप बढ़ जाएंगी। ठीक है, वहीं अगर मान लीजिए एक राज्य में चीनी मिलें कम से कम 100 चीनी मिले हैं और हर चीनी मिल जो है 1000 का टन का जो है प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, और ऐसे में हमारी जो खपत है वो मात्र 2000 टन की खपत है। ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा चीनी उत्पादित हो रही है, यानी खरीदने वाली नहीं है, तो ऐसे में क्या हुआ, जो हमारी कीमतें हैं वो नीचे चली जाएंगी। तो वही हमारे यहाँ देश में हुआ, जब हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ा, यानी किसानों ने अपना जो विपणित अधिशेष जो था गोदामों में, सरकार की मंडियों में बेचा। ठीक है, उससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पहले जो मारामारी रहती थी खाद्यान्न की वो कम हो गई और कीमतें जो थी वो अपने आप नीचे आ गई, क्योंकि बाजार में जो था किसानों के द्वारा अनाज पहुंचने से क्या हुआ कि भाई अनाज की बहुलता हुई, अनाज की बहुलता होते ही जो चीज़ें थी, उत्पादों की कीमतें थी उनमें गिरावट आई, ऐसे करके महंगाई कम हो गई। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर लिखा गया है
इसी में अगला पॉइंट लिख लेना 5वें का सेकंड सब पॉइंट कि इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। ठीक है, यानी इसके ये यहाँ पे कमी आई है। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रभाव इसका क्या पड़ा कि हरित क्रांति के कारण हमारे पास सरकार के पास पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त, ठीक है, सुरक्षित स्टॉक बना सकी, जिससे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था। यानी भूखा अकाल वगैरह जो पड़े, ठीक है, कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह आए तो सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती थी। इससे हमें ये फायदा हुआ। ठीक है, अब देखिए हरित क्रांति के यहाँ पर सीमाएं या दुष्प्रभाव आप लिख सकते हैं, यानी दोष ऐसे करके लिख लीजिए। यहाँ पर हरित क्रांति में हेडिंग डाल लीजिए हरित क्रांति की सीमाएं। ठीक है, ये डाल लीजिए हेडिंग इसमें, हरित क्रांति की सीमाएं, इसी में सब हेडिंग कर दीजिए हरित क्रांति में ही। ठीक है, इसमें लिख लेना पहला पॉइंट, इससे छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावनाएं थी। ठीक है, क्योंकि केवल बड़े किसान जो अपेक्षित आगतें थी, यानी अपेक्षित बीज वगैरह थे, उन्हें खरीदने में सक्षम थे। ठीक है, और भाई जो छोटे किसान थे, ठीक है, वो इससे सब खरीदने में सक्षम नहीं थे। ठीक है, ये लिख लेना पहला पॉइंट। अगला पॉइंट लिख लेना सेकंड पॉइंट, इन फसलों में कीटनाशकों के आक्रमण की संभावनाएं अधिक होती थी। जो मैंने अभी पॉइंट बताया वही सब पॉइंट है। ठीक है, इसी में सब पॉइंट। ऐसी दशा में प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसानों को फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता था। यानी ऐसी दिशा में आपके छोटे जो किसान होते थे, जो लघु किसान होते थे, अगर मान लीजिए वो ये हरित क्रांति वाली टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं और उनके पास इतनी ज़्यादा पूंजी नहीं है, तो वो अपनी फसल को नहीं बचा पाते थे। यानी कि जो हमने पूंजी इन्वेस्ट की है वो भी खो देते थे। तो ये खामी यहाँ बताई गई है। ठीक है, तो सरकार ने एक मार्ग निकाला, सरकार ने मार्ग ये निकाला यहाँ पर, ये कमियाँ लिख ली आपने ये वाली। ठीक है, इन्हें शायद ब्रैकेट में बंद कर लेना ऐसे करके। अब देखिए यहाँ से आगे हम अगला पॉइंट अपना कैरी रखेंगे, वही पॉइंट, यानी हम छठा पॉइंट छोड़ के आए, 7वां पॉइंट। ठीक है, सरकार ने ये रास्ता निकाला कि सरकार ने जो है निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिए और उर्वरकों के लिए आर्थिक सहायता दी, ताकि छोटे किसान ये थे आवश्यक आगत जो है, आवश्यक जरूरतें हैं वो पूरी हो सके उनके लिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पर हरित क्रांति आ गई। अब यहाँ पर हमने कुछ सहायकी पर बहस हुई, यानी सहायता किस प्रकार से की जाए, यानी किसानों को कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जाए। यानी एक और बड़े बड़े जमींदार जागीरदार जो थे उन्होंने हरित क्रांति तो अपना ली, अब छोटे जो किसान थे, यानी कोई किसान आपने देखा होगा आज के समय में भी कोई किसान किसी नई फसल के उत्पादन से बचता है, नई फसल के उत्पादन को, ये नई फसल के उत्पादन करने में या नई टेक्नोलॉजी अपनाने में बचता है। उसे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम पैसा भी इन्वेस्ट कर दें और हमें लाभ ना मिले। ठीक है, तो ऐसे में सरकार जो है अगर कुछ मदद मुहैया करवा देती है तो उस किसान को एक सहूलियत मिल जाती है, किसान को एक उम्मीद बन जाती है, भाई अब तो हम जरूर सफल होंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है, सहायकी पर बहस हुई है। ये सहायकी का बहस का मतलब ये है कि जो सरकार सहायता बाद में प्रोवाइड सरकार ने करवाई, इस पर तमाम विशेषज्ञों ने, तमाम अर्थशास्त्रियों ने बहस की। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत बढ़िया किया आपने कि जो सहायता प्रोवाइड करवाई, कुछ लोगों ने कहा नहीं, इससे हमारे जो आर्थिक यानी वित्तीय बोझ पड़ेगा भारत पर। यानी भारत अभी तो आजाद हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था जैसे तैसे तो पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और आप ऊपर से सब दान करते जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे भारत के जो वित्तीय कोष में एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके चिंतन किया गया बाद में। तो अगली हेडिंग डाल लेना सहायकी पर बहस। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना, इसमें लिख लेना यहां पर पहला पॉइंट, किसान, सॉरी यहां पर लिख लेना पहला पॉइंट कि किसान प्राय किसी भी नई प्रौद्योगिकी को जोखिम पूर्ण समझते हैं, अतः किसानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी परख के लिए सहायकी आवश्यक थी। ठीक है, यानी किसानों को नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए कुछ ना कुछ सरकारी सहायता आवश्यक थी, कहने का मतलब ये है। अब वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह कहा कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने के बाद उसके व्यापक प्रचलन को, ठीक है, समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा इन्होंने क्योंकि मान लीजिए उन्हें जो उद्देश्य उनका पूरा हो गया है, अगर उसके बाद भी आप जारी रखते हैं तो इससे क्या होगा, एक वित्तीय जो है यानी अनावश्यक सरकारी कोर्स पर एक अनावश्यक बोझ पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर वही तर्क दिया गया है, यानी यहां पर लिख लेना ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, इसमें यह बात कही गई, यानी कि यह तर्क दिया गया। ठीक है, यानी कि यहां पर यह तर्क दिया गया कि लक्षित समूह को लाभ इस, यानी यहां पर यह तर्क दिया गया, यहां पर सॉरी तर्क अभी मत लिखना यहां पर, ठीक है, चूंकि पॉइंट काफी सारे हैं। सेकंड पॉइंट, अब देखिए यहां पर सरकारी सहायता का जो उद्देश्य था, उद्देश्य ये था कि भाई उन्हें उर्वरक सहायता भी उपलब्ध करवानी थी। ठीक है, अब अर्थशास्त्री ये कह रहे थे बार बार कि भाई अब जो उर्वरक सहायता उन्हें पहुंचा रहे हैं, उर्वरक सहायता दे रहे हैं, तो ऐसे में दो चीजें निकल के आएंगी, दो चीजें निकल के ये आएंगी। एक तो जो उर्वरक वगैरह है उनका प्रयोग लोग अंधाधुंध तरीके से करेंगे, दूसरी बात ये होगी कि सरकार पर भी जो है बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। तो क्यों ना उद्योग को जो उर्वरक वगैरह है या सहायता वगैरह, ठीक है, तो उसको कम कर दिया जाए, ऐसे करके उन्होंने सुझाव रखे। ठीक है, तो देखिए लिखना नहीं है, आगे बढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, यानी कुछ विशेषज्ञों ने यहां पर यह कहा, थर्ड पॉइंट लिखना है, कुछ विशेषज्ञों का मत यह है कि सरकार को कृषि सहायता जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत में
कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। जोखिम भरा व्यवसाय ये है कि क्योंकि भारतीय किसान अक्सर सूखा, बाढ़, ठीक है, तमाम प्राकृतिक आपदाओं से जो है बेचारे जो है दुर्बल होते जाते हैं। तो कुछ लोगों ने ये भी मत दिया कि हमें सरकारी सहायता जारी रखनी चाहिए। तो ये कुछ मत थे वो आपने लिख लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ दिखा गया है कि 1960 में हमारे यहाँ जो प्रारंभ हुई थी हमारे यहाँ हरित क्रांति, उससे हमारे यहाँ कुछ लाभ भी हुआ, लेकिन उससे हमारे यहाँ कुछ हानि भी देखने को मिली, ठीक है। वो हानि क्या क्या हुई वो बताया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ नोट करेंगे कि 1960 के दशक के अंत तक देश में जो है कृषि उत्पादकता की वजह से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन नकारात्मक पहलू यह रहा कि 1990 तक भी देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी, ठीक है। लेकिन हमारे लिए नकारात्मक पहलू ये रहा कि हमारे देश में जो कृषि पर जनसंख्या का निर्भरता थी, यानी बेरोजगारी का जो थी हमारे यहाँ, वो सबसे ज़्यादा थी। जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, वो कृषि सेक्टर में आज भी बनी हुई है और तब भी बहुत ज़्यादा थी। यानी हम कृषि पर लोगों की जो रोजगार की समस्या है वो दूर नहीं कर पाए, यानी लोगों की निर्भरता कृषि पर ज़्यादा थी, ठीक है। तो वो बात यहाँ पर कही गई है, या नोट कर लेना, चौथे का सब पॉइंट करके ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगला बताया गया है आंकड़ा यहाँ पर कि भारत में 1950-90 की अवधि में जीडीपी में कृषि के अंशदान में भारी कमी आई, ठीक है। लेकिन कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में कमी नहीं आई। यानी कि हमारे जीडीपी में तो कृषि का जो अंशदान था उसमें कमी आई। यानी शुरुआत में आप देख रहे होंगे कि जीडीपी में कृषि का अंशदान अच्छा खासा था, लेकिन जैसे जैसे करके कृषि में आगे बढ़ी तो वैसे वैसे करके हमारे यहाँ जो विनिर्माण सेक्टर भी आगे बढ़ा, सेवा क्षेत्र भी आगे बढ़ा। तो आगे चलकर ये हुआ कि 1990 तक हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र का रोल जो था वो 49% योगदान हो गया जीडीपी में। वहीं इसका योगदान जो था कृषि क्षेत्र का वो घट के कम रह गया, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर दोहराई गई है। तो यहाँ पर 5वां पॉइंट नोट कर लेना कि भारत में 1950-90 की अवधि में जीडीपी में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई, ठीक है। लेकिन कृषि पर जनसंख्या का अनुपात, ठीक है, कितना था? 1950 में 67.50% था और 1990 तक घटकर कितना रह पाया? ये इतना ही रह गया, ठीक है। यानी कोई ज़्यादा अनुपात जो कम नहीं हो पाया, ठीक है। यानी अब भी दबाव जो है कृषि पर लोगों का ज़्यादा था, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने कुछ यहाँ पर उद्योग वगैरह और स्थापित किए। देखिए यहाँ पर कुछ बातें कहीं गई हैं, वो बाद में मैं बता दूंगा, कहानी वाली बातें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगली बात कही गई उद्योग और व्यापार, यानी हमने उद्योग और व्यापार के बारे में हम क्या कदम उठाए। देखिए हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसका मूल उद्देश्य यही था कि हमें कृषि में सुधार करने हैं। उसके तहत हमने जो हरित क्रांति वगैरह लेकर आए, हरित क्रांति में दिशा में कदम उठाया। अब दूसरा जो हमारा उद्देश्य रखा गया था वो रखा गया था हमें उद्योगों की स्थापना करनी है। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से स्टार्ट हुई 5 सालों के लिए 1961 तक, इसका लक्ष्य यही था कि हमें देश में भारी भरकम उद्योगों की स्थापना करनी है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को जो है पटरी पर लाया जा सके, ठीक है। इन खाद्यान्न की जरूरतें तो हमारी पूरी होने वाली हैं। अब हम जो है अपनी उद्योग धंधों के बारे में विकास करें। तो उद्योग धंधों में विकास करने से ये होगा कि भाई कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है जहां पर रोजगार होता है कभी कभी और कभी कभी नहीं होता है। जबकि उद्योग सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जहां पर रोजगार 12 मासी होगा, यानी 12 महीने रोजगार मिलेगा। तो हमें उद्योग यहाँ पर जो है उद्योग धंधों का भी विकास करना था, ठीक है। अब यहां पर लिखा गया है पहला पॉइंट कि अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनके औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आप नोट कर लेना। सेकंड पॉइंट, उद्योग जो है वो रोजगार उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, और कृषि के रोजगार की अपेक्षा ये अधिक स्थायी होते हैं, ठीक है। इसी में सेकंड पॉइंट लिख लेना, सब पॉइंट लिखना। इन्हीं कारणों से हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया। द्वितीय ऐड कर लेना यहाँ पर। देखिए पंचवर्षीय योजना वाला मॉडल जो है अगले अध्याय में पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए इसी में सब हेडिंग अगली है, भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। अब देखिए एक बात यहाँ पर फिर से कहानी बतानी पड़ेगी मुझे। आप सभी को पता होगा देश जब आज़ाद हुआ था तो देश में इतनी बड़ी संख्या में उस समय उद्योगपति नहीं थे, पूंजीपति भी नहीं थे, यानी छोटे छोटे पूंजीपति थे। अधिकतर लोग जो थे ब्रिटिश नीतियों से जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित रहे थे, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा संपत्ति भी नहीं थी कि भाई कोई बड़ा उद्योग खड़ा कर सकें। तो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये थी कि बड़े उद्योगों के लिए सरकार को आगे आना ही पड़ेगा। यानी यहाँ पर भारत में कोई ऐसा उद्योगपति नहीं था जो कह सकता था कि हम उद्योग लगाएंगे। एक दो चुनिंदा लोग थे और उनके उद्योग उपक्रम चल भी रहे थे, लेकिन इसके अलावा कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, ठीक है। तो ऐसे में सरकार को खुद इसमें कूदना पड़ा, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या यही थी, सरकार को खुद कूदना पड़ा। सरकार ने उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र वाले उद्योग थे इन्हें अपने हाथों में लिया, बड़े बड़े उद्योगों को अपने हाथ में लिया, ठीक है। इसके बाद पहले तो कुछ जो है शुरुआत में इसके कुछ अच्छे परिणाम रहे, लेकिन बाद में इसको गलत परिणाम भी इसके रहे, वो ही हम इस अध्याय में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, ठीक है। पहला पॉइंट यही है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास हमारी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए पूंजी नहीं थी, ठीक है। और दूसरी बात यह थी
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे पास उतना बड़ा बाजार भी नहीं था जिसमें उद्योगपति जो है कुछ जो है इन्वेस्ट करके, ठीक है, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना कर लें, ठीक है, और जिनसे उन्हें प्रोत्साहन वगैरह मिले। तो यहाँ पे दोनों ही बातें यहाँ पर थी, तो आपने लिख लिया होगा पहला पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर समाजवाद के पथ पर चलते हुए हमने ये किया कि हमने बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्णय लिया गया, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लेना कि समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया कि सरकारी अर्थव्यवस्था में बड़े और भारी उद्योगों का नियंत्रण सरकार करेगी, ठीक है। ये यहाँ पर लिख लेना आप, सेकंड पॉइंट। तो आप समझ जाएंगे सरकार को क्यों आगे आने पड़ा, ठीक है, आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला एक प्रस्ताव आया है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, ठीक है। यानी सरकार ने औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 अंगीकार किया है, ठीक है, और यही जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना है, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेना औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लेना कि भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया और यही द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। ये लिख लेना पहला पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए सेकंड पॉइंट यहाँ नोट कर लेना। देखिए इस जो प्रस्ताव था आपका औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, इसमें यह था, ठीक है, इसके अनुसार, इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। पहला वर्ग कौन सा था? पहले वर्ग में वो उद्योग शामिल थे जिन पर राज्य का पूरी तरह से जो स्वामित्व था, यानी पूरी तरह से राज्य के कब्जे में थे, ठीक है, बड़े बड़े उद्योग जो थे, ठीक है। दूसरी ओर वे उद्योग रखे गए थे यहाँ पर, ठीक है, जिनमें निजी क्षेत्रक और सरकारी क्षेत्रक दोनों मिलकर प्रयास कर सकते थे, लेकिन अगर नया कोई इसमें उपक्रम स्थापित करना है, नई इकाई स्थापित करनी है, तो उसका जिम्मेदारी केवल और केवल राज्य पर होती थी। यानी कि जो उसमें प्राइवेट सेक्टर वाले एम्प्लॉई है, प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र वाले लगे हुए लोग हैं, वो वहां पर नीति निर्णय नहीं ले सकते थे, क्योंकि सरकार ही लेगी। यानी किसी उद्योग को चलाने के लिए एक 50% का योगदान सरकार दे रही है, 50% का योगदान स्वयं सहायता समूह दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर वहां पर मान लीजिए हमें कोई नई इकाई स्थापित करनी है उस उद्योग से संबंधित, तो ऐसे में निर्णय जो होती है वो गवर्नमेंट ही लेगी, वो साथ में 50% लोग जो है निजी क्षेत्र वाले वो निर्णय नहीं लेंगे। वो बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। यानी सेकंड पॉइंट, सेकंड का पहला सब पॉइंट और सेकंड का सेकंड सब पॉइंट लिख लेना, ठीक है। तीसरे वर्ग में वो उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, ठीक है। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो केवल निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। अब यहां पर हम ये देखेंगे इनका क्या क्या प्रभाव पड़ा, इन निजी क्षेत्र के उद्योग कहां तक सफल हो पाए। अब देखिए निजी क्षेत्र वाले उद्योगों में सबसे बड़ी समस्या यह थी, इन्होंने रख तो दिया निजी क्षेत्र के उद्योग, इन्होंने यहां पर लाइसेंसिंग प्रणाली लगा रखी थी, लाइसेंस पद्धति। यानी हर उद्योग के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, कुछ भी करना हो आपको, एक नॉर्मल सा एक छोटा सा लघु कुटीर उद्योग का कारखाना खोलना है, उसको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस वाली प्रणाली से यहां पर यह हुआ कि भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ। भ्रष्टाचार से ये हुआ कि भाई जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, बड़े बड़े जो नेताओं के चाटुकार लोग थे, नेताओं से जिनकी मिली भगत होती थी, उन्हें तो लाइसेंस मिल जाता था। अब आम जनता जो थी उन्हें लाइसेंस दूर दूर तक नहीं मिलता था। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये देखने को मिला, ठीक है, 1950 से लेकर 1990 के बीच में, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। अगला पॉइंट नोट कर लेना, थर्ड पॉइंट। यद्यपि, ठीक है, निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों को, यानी यहां पे लिख लेना, ठीक है, यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इसके क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया था, ठीक है। इसी में लिख लेना कि नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक वो सरकार से लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेते थे, ठीक है। थर्ड का सब पॉइंट, इसी में सब पॉइंट लिख लेना। इस नीति के प्रयोग से पिछड़े क्षेत्रों में जो है उद्योग को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। यानी कि यहां पर हमने लाइसेंस वाली प्रणाली में पिछड़े क्षेत्रों के लिए कुछ नीतियों में छूट दे दी, लेकिन हमने जो है जो बड़े बड़े शहरी क्षेत्र थे वहां पे छूट नहीं थी, तो वहां पर इन्हें काफी इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट यहाँ लिख लेना कि जो उद्योग थे वो आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए, तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था, ठीक है। यानी लाइसेंस प्रणाली में हमने ये बाध्यताएं लगा दी। अगर मान लीजिए आप रूरल एरिया में कोई उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो लाइसेंस प्रणाली में छूट दे दी जा रही है, और वहीं आप कोई अर्बन एरिया में स्थापित कर रहे हैं तो आपको कोई छूट नहीं मिल रही है। तो ऐसे में कुछ जगहों पर तो रूरल एरिया में स्थापित कर दिए गए, ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर स्थापित नहीं हो पाए। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या वही रही भाई कि भाई भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ। भ्रष्टाचार व्याप्त ये हुआ कि भाई तमाम लोग जो थे वो सरकार से भी भगत थी, तो वो सरकार के फेवर में चले गए, ठीक है। यानी यहाँ पर ये भी लिखा गया उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता हो, ठीक है। यानी उत्पादन बढ़ाने का, उत्पादन आप तभी बढ़ा सकते थे जब सरकार आश्वस्त हो जाए कि अब मार्केट में जरूरत है, तभी हम उसका लाइसेंस दे सकते थे उत्पादन बढ़ाने का। यानी हर चीज जो थी सरकार के नियंत्रण में थी। कहने का मतलब ये था, जो हमने निजी क्षेत्र में लगा दिया था यहाँ पर, वो सक्सेसफुल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिख लेना है। देखिए कौन सा पॉइंट आप लिख रहे हैं, चौथा पॉइंट लिख लेना, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर लेना।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगली सब हेडिंग आपकी जो है लघु उद्योग। लघु उद्योगों का हमारे यहाँ क्या हुआ, तो वो बात लघु उद्योगों के बारे में बात कही गई है, ठीक है। लघु उद्योगों का हमारे यहाँ क्या क्या हुआ वो बात कही गई है, ठीक है। डाल ली होगी हेडिंग लघु उद्योग। देखिए हमारे यहाँ लघु उद्योगों के संबंध में एक समिति का गठन हुआ था जिसे हम करवे समिति के नाम से जान, डीके करवे समिति कहा जाता है इसे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना पहला पॉइंट, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति जिसे करवे समिति भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसने मतलब यहाँ पर इसका जो है इस बात की इसने संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित तभी किया जा सकता है जब लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाए, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लेना। अब देखिए लघु उद्योगों को अनुमति कैसे दी जाती थी, लघु उद्योगों को अनुमति उस समय ऐसे दी जाती थी इन्वेस्टमेंट के आधार पर, आपकी पूंजी कितनी है उसके अकॉर्डिंग तय किया जाता था कि लघु उद्योग रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सेकंड पॉइंट कि लघु उद्योग की परिभाषा किसी भी परिसंपत्तियों के दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती थी। यानी 1950 में जो निवेश था वो 5 लाख रुपए था, यानी 5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लघु उद्योग में आएगा। वर्तमान में 1 करोड़ रुपए सीमा पहुंचा दी है लघु उद्योग की, ठीक है, यानी एमएसएमई सेक्टर के तहत। तो यहाँ पे लिख लेना, सब पॉइंट करके रहते। 1950 में लघु उद्योग की उसे कहा जाता था जो 5 लाख रुपए का अधिकतम निवेश करती थी, ठीक है। अब इसी में सेकंड सब पॉइंट, इस समय 1 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता है, यानी उस समय और इस समय की तुलना करके बताई गई है। यानी उस समय हमने जो है लघु उद्योग की सीमा रखी थी वो कितनी रखी थी, 5 लाख रुपए, यानी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है कोई व्यक्ति किसी फर्म में तो वो लघु उद्योग के तहत आएगी, ठीक है। और अभी कितनी है, अभी 1 करोड़ रुपए की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर लघु उद्योगों से क्या क्या लाभ मिला। लघु उद्योगों से लाभ ये मिला कि ये भाई रोजगार बढ़ा पाए, ठीक है, यानी क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार बढ़ा पाए। अब दूसरी कमी इसकी ये भी रही कि भाई ये बड़ी बड़ी औद्योगिक जो फर्में थी उनसे प्रतिस्पर्धा इनकी नहीं हो सकती थी, क्योंकि इन्हें लाइसेंस वगैरह उतने बड़े पैमाने पर नहीं दिए गए थे लघु उद्योगों को, ठीक है। यानी बड़े बड़े प्रमुख जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो तो जो प्रोडक्ट जो बन रहे थे वो प्रोडक्ट तो बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में बन रहे थे, बड़ी बड़ी औद्योगिक फर्मों में बन रहे थे। तो ऐसे में ये तो कहीं सवाल ही नहीं उठता है कि भाई ये प्रतिस्पर्धा कर पाए बड़े बड़े प्रतिष्ठानों से, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। यानी कि लघु उद्योग अधिक रोजगार का सृजन करते हैं लेकिन ये बड़ी औद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। ये थर्ड पॉइंट आप लिख लेना यहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी में सब पॉइंट, इस उद्देश्य के लिए अनेक उत्पादों को लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया। यानी तमाम उत्पाद ये थे कि भाई इन्हें रिजर्व कर दिया गया कि भाई ये लघु उद्योग तक ही सीमित रहेंगे, यानी कि ये बड़े बड़े उद्योगों में नहीं आएंगे, जैसे कि टकराव ना हो, ठीक है, औद्योगिक फर्मों में और इनमें। क्योंकि औद्योगिक फर्में जितनी थी वो सरकार के नियंत्रण में थी, इसलिए सरकार ये भी नहीं चाहती थी भाई लघु उद्योग बहुत ज्यादा आगे निकल जाए, जैसे सरकार में को घाटा हो, ठीक है। अब इसके अलावा इन्हें सरकार ने इन्हें कुछ ढीलें भी दी, रियायतें वगैरह भी दी, ठीक है, जैसे कम उत्पाद शुल्क, कम ब्याज दरें पर बैंक ऋण वगैरह ये मुहैया करवाया। तो ये लिख लेना इसमें थर्ड के सब पॉइंटों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापन नीति, ठीक है। ये नीति क्यों अपनाई गई, व्यापार नीति यानी आयात प्रतिस्थापन नीति, इसको अपनाने का रीजन क्या था, ठीक है। यानी हमारे यहाँ पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में जो है अंतर्मुखी व्यापार की नीति अपनाई गई। यानी इंट्रोवर्ट का मतलब होता है, देखिए इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ये जो सिद्धांत है ये एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, कार्ल जुंग करके एक वैज्ञानिक हुए थे, इनका नाम मैं लिख दे रहा हूं, लिखना नहीं, यहाँ पर जो साइकोलॉजी पढ़कर आए उन्हें मालूम होगा। तो इन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी वाला, ठीक है। अंतर्मुखी से यहाँ पर साइकोलॉजी बोल रहा हूँ, अंतर्मुखी से यहाँ पर व्यापार के संदर्भ में अभिप्राय ये है कि हमें जो व्यापार करना है अपने देश के अंदर ही अंदर करना है, यानी हमारा उत्पाद जो बिकेगा वो देश की सीमाओं के अंदर ही बिकेगा, ठीक है। हम देश के बाहर जाके व्यापार नहीं करेंगे, हम अपने देश के बाहर अपना जो है उत्पाद जो है नहीं बेचेंगे। अंतर्मुखी का अभिप्राय यहाँ पर इस बात से है, ठीक है, ये बात समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार की नीति थी, ठीक है। यानी कि तकनीकी रूप से अगर इसे कहा जाए तो इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इस नीति का उद्देश्य जो होता है कि आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना, ठीक है। यानी हमें किसी चीज का आयात ना करना पड़े, हमें उसकी जरूरतें जो है वो अपने घरेलू उत्पादन के द्वारा ही पूरी करनी है। इसे आयात प्रतिस्थापन नीति कहते हैं, अंतर्मुखी नीति कहते हैं, ठीक है। यानी हमें अपने आप से ही हर चीज की आपूर्ति पूरी करनी है, हमें कहीं बाहर विदेश नहीं जाना है, ना ही अपने उत्पाद को बाहर विदेशों में बेचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है कि इसमें क्या किया गया कि भाई विदेशी जो निर्मित उत्पाद वगैरह थे उन पर भारी टैक्स लगाया गया ताकि हमारे घरेलू उत्पाद वगैरह हैं वो सुरक्षित रह सकें, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना है। इसमें अगला पॉइंट कौन सा आएगा, सेकंड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेना कि नीति के अनुसार यहाँ पर यह हुआ कि सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की, आयात, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिख लेना कि नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की, ठीक है। आयात संरक्षण के 2 प्रकार थे, प्रशुल्क और कोटा। यानी सरकार ने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए 2 तरह के शुल्क लगाए, प्रशुल्क लगाया और कोटा लगाया। प्रशुल्क क्या होता है वो बताया गया है।
देखिए प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है, यानी जो विदेशों से वस्तुएं हमारे यहाँ मंगाई जाती हैं उन पर लगाया जाता है। इससे आयातित वस्तुएं जो होती हैं महंगी हो जाती हैं और ये वस्तुओं के प्रयोग पर हतोत्साहित करता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको कि मान लीजिए एक जो है एक हमारे यहाँ कार जो है हमारे इंडिया में बन रही है, टाटा कंपनी बना रही है, ठीक है। अब एक कार उसी ही स्पेसिफिकेशन की जो है फोर्ड बना रही है, ठीक है, फोर्ड कंपनी बना रही है, अमेरिका की फोर्ड बना रही है कंपनी। अब ऐसे में टाटा वाली कार जो है मान लीजिए 2 लाख रुपए की है, ठीक है, और वही कार यानी कि फोर्ड जो वाली जो कार है वो कार हमारे यहाँ पहुंचते पहुंचते मानी कि हमारे यहाँ उसकी जो लागत है 1.9 लाख है, ठीक है, यानी 1,90,000 रुपये है। अब सरकार क्या करेगी, सरकार ये देखेगी भाई मान लीजिए अगर टाटा की जगह ये वाली कार हमारे मार्केट में आ गई तो लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ के उत्पाद को नहीं खरीदेंगे, इसकी ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है इसमें एक दो फीचर ज़्यादा डाल दिए जाएं तो ऐसे में हमारे यहाँ का उत्पाद जो होगा पिट जाएगा, ठीक है, यानी हमारे यहाँ के उत्पाद को कोई नहीं पूछेगा। तो ऐसे में क्या किया सरकार ने यहाँ पर प्रशुल्क लगा दिया, यानी यहाँ पर टैक्स लगा दिया, इस पर एक भारी भरकम टैक्स लगा दिया, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए एक कार पर उन्होंने 20,000 रुपये का टैक्स अतिरिक्त लगा दिया विदेश से आने वाली गाड़ी पर। तो ऐसे करके क्या हुआ कि ये कार होगी 2,20,000 रुपये की और ये जो अपने इंडिया की कार थी वो 2 लाख रुपए की होगी। तो ऐसे में लोग सस्ती के चक्कर में अपने इंडिया वाली कार खरीद लेंगे और ऐसे में अपने आप जो विदेश वाली जो गाड़ियां हैं, विदेश वाली आयातित वस्तुएं हैं, उनको लोग हतोत्साहित करेंगे, उन्हें लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो ये सरकार की टेंडेंसी थी यहाँ पर। तो आपने देख ली, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सेकंड का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब कोटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेकंड का सेकंड सब पॉइंट देखिए, कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है, तय होती है, जिन्हें आयात किया जा सकता है। यानी कि कोटे में का मतलब है कोटे में जो मात्रा होती है वस्तुओं की, आप कितनी कितनी वस्तुएं विदेशों से मंगा सकते हैं, वो निर्धारित की होती है कि भाई कोई कंपनी, कोई फर्म या कोई व्यक्ति विदेशों से इतना ही माल मंगा सकता है, इतने कीमत तक का माल मंगा सकता है, ताकि रीजन ये रहता है कि भाई हमारे भारतीय उत्पाद है, यानी हमारा जो अपना घरेलू बाजार है वो चौपट ना हो, ठीक है। तो इन सबका उद्देश्य यही था कि विदेशी प्रतिस्पर्धा से अपने देसी फर्मों की रक्षा करना, ठीक है, इनका उद्देश्य यही था। देखिए जो संरक्षण की ये नीति थी, इससे हमें काफ़ी सारे नुकसान भी देखने को मिले। यानी संरक्षण की नीति से हमें नुकसान ये हुआ, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे संरक्षण की नीति इस धारणा पर आधारित है कि विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पर ये बात कही गई है संरक्षण की इस नीति में। तो थर्ड पॉइंट आप ये लिख लेना कि संरक्षण की नीति इस धारणा पर आधारित है कि विकासशील देशों के जो उद्योग हैं वो विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें उन पर प्रशुल्क और कोटा लगाना पड़ा, ठीक है। अब देखिए इसकी खामियां भी कुछ सामने निकल के आई, ठीक है। यहाँ पर एक बात और लिखी गई है कि हमने आयात प्रतिस्थापन पर तो ध्यान दिया, लेकिन हमने 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया है। यानी निर्यात को कैसे संवर्धन किया जाए, निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर हमारे पास कोई योजना नहीं थी, कोई एजेंडा नहीं था। यानी हम केवल अपना भारतीय बाजार बचाने में लगे पड़े थे, वो बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। चौथा पॉइंट यहाँ पर लिख लेना आप। अब देखिए औद्योगिक विकास की नीतियाँ जो हमने लाई उनका क्या प्रभाव पड़ा, ये आपका अंतिम पॉइंट है, ठीक है, और इसी में ही अब पूरा चैप्टर समाहित हो जाएगा। देखिए औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा जो नीति थी उससे ये प्रभाव पड़ा, यहाँ पर पहला पॉइंट यही है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950 में जो था वो 11.8% था, ठीक है। अब ये 1990-91 तक बढ़कर 24.6% हो गया, ठीक है। ये पहला पॉइंट लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में सब पॉइंट। इस अवधि के दौरान जो औद्योगिक क्षेत्र की जो वृद्धि थी, यानी कि 6% वार्षिक समृद्धि दर प्रशंसनीय रही इसमें, ठीक है। और हमारे यहाँ एक चीज और देखने को मिली, पहले हम लोग सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग तक ही सीमित थे। अब हमारे यहाँ जो है नए नए उद्योगों का जो है विविधतापूर्ण क्षेत्र बन गया। यानी हमारा मार्केट जो था, हमारा जो औद्योग जगत था वो केवल सूती वस्त्र और पटसन तक ही सीमित नहीं रह गया, यहाँ पर तमाम नए नए जो है उद्योग धंधों का विकास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट नोट कर लेना कि भारतीय अब सूती वस्त्र और पटसन तक ही सीमित नहीं थे बस, ठीक है। यानी कि हमारा, यानी कि लिख लेना आप कि भारतीय उद्योग सूती वस्त्र और पटसन तक ही सीमित नहीं थे, वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र प्राय सार्वजनिक क्षेत्र के कारण विविधतापूर्ण बन गया, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ औद्योगिक विकास की नीति से हमारे ये लाभ हुआ, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगली बात यहाँ पर कही गई है। देखिए यहाँ पर कुछ जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने आलोचना भी की। आलोचना कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस बात से की कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार के अलावा निजी क्षेत्र भी पूरी कर सकते हैं, तो सरकार उन्हें निजी क्षेत्र को क्यों नहीं दे देती है। जैसे टेलीफोन वाला है, टेलीफोन की जो है, टेलीफोन वगैरह की जो लाइन वगैरह है, टेलीफोन लाइन बिछाने का कार्य है, या जो टेलीकॉम सेक्टर का विस्तारक कार्य है, दूरसंचार कंपनियां और कंपनियां भी कर सकती हैं। अब सरकार इस पर अपना अधिकार जमाए हुए, तो इससे ये यहाँ पर परिणाम निकल के आ रहा है कि लोगों को टेलीफोन की लाइन लेने के लिए, टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ठीक है।
ऐसी और भी चीज़ें थी। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल एक दिया गया ब्रेड का, यानी एक सरकार ब्रेड भी बनाती थी, ठीक है, यानी ब्रेड मॉडर्न ब्रेड के नाम से एक ब्रेड बनाती थी। अब ब्रेड भी सरकार, लोगों का, अर्थशास्त्रियों का कहना ये था भाई ब्रेड भी आप कोई और बना सकता है। अब ब्रेड बनाने के लिए आप ये थोड़ी ना है कि भाई ब्रेड बनाने के लिए आप लगे पड़े, ब्रेड तो कोई बना सकता है, ठीक है, तो आप ब्रेड को भी किसी और को सौंप दो। तो काफ़ी सारे लोगों ने आलोचना भी की, ऐसा नहीं है इसकी जो है फेवर में ही थे, काफ़ी सारे अर्थशास्त्रियों ने आलोचना भी की, ठीक है। एग्जाम्पल वही लिखा गया है कि यहाँ पर अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि सरकारी उद्यमों में कुछ वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन जारी रखा जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। यहां पर नोट कर लेना आप, ठीक है। अगला पॉइंट यहां पे नोट कर लेना आप, कौन सा पॉइंट आएगा, यहां पे मैं पॉइंट भूल गया, थर्ड पॉइंट आएगा, ठीक है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, लिख लेना आप, जैसे दूरसंचार, ठीक है, जैसे दूरसंचार, इसे एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे दूरसंचार, ठीक है, इसे लिख लेना, इसी में लिख लेना, जैसे दूरसंचार, इसे जो है निजी क्षेत्र फर्म भी उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेना यहां पर, मॉडर्न ब्रेड की स्थापना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है मॉडर्न ब्रेड की स्थापना, जो ब्रेड निर्माण करने वाली फर्म है, ठीक है। 2001 में यह फर्म निजी क्षेत्र में बेच दी गई, यानी सरकारी फर्म थी मॉडर्न ब्रेड वाली, ठीक है। ये उदाहरणों में आपने लिख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब देखिए अगला यहां पर एक बात निकल के आई, यहाँ पर चूंकि हमने यहाँ पर बात कही, यहाँ पर देखिए वही बातें लिखी गई हैं कि सरकार ने बहुत सी चीज़ें जो थी सरकार के अधीन थी, चाहती सरकार तो उन्हें किसी और के जरिए करवा सकती थी। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा जब प्रदान करती थी जगह जगह पर, तो सुरक्षा के लिए गार्ड वगैरह जो आप देख रहे होंगे आज, प्राइवेट गार्ड वगैरह, यानी ये तमाम फर्में प्रोवाइड करवा सकती हैं, तमाम और प्राइवेट जो सेक्टर की फर्में प्रोवाइड करवा सकती हैं। सरकार हर जगह स्टेप करेगी तो ये जरूरी नहीं, जायज़ नहीं है। वही बातें कही गई कि आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र की ही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने का जो जिम्मा है वो प्राइवेट फर्में भी कर सकती हैं। तो ऐसी कुछ आलोचनाएं की, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है, नोट कर लेना, सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधनों का संकेंद्रण कर सकती है जिन्हें निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा सकते। यानी अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया कि सरकार उन्हीं चीज़ों को अपने अंडर में ले जिन्हें निजी क्षेत्र प्रोवाइड नहीं करवा सकते, बाद बाकी चीज़ें जो है सरकार ने सौंप दे, ठीक है। इसके अलावा तमाम जो सार्वजनिक क्षेत्र की फर्में थी, इन्होंने तमाम भारी भारी नुकसान भी उठाया, लेकिन काम जारी रखा, क्योंकि सरकारी उपक्रम का बंद किया जाना कठिन है, क्योंकि सरकारी उपक्रम सरकारी पैसे चल रहे थे, तो वो जो है वहाँ पर उन्हें बंद किया जाना भी पॉसिबल नहीं था। दूसरी बात ये थी कि भाई सरकारी उपक्रम सरकारी थे, इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर तमाम लोगों ने काम चोरी भी की, ठीक है। आप जानते ही होंगे सरकारी उद्योगों में, सरकारी नौकरियों में जो लोग करते हैं, ठीक है, उन्हें मालूम सरकार का पैसा है, कोई लाभ हानि हमारे ऊपर तो कुछ होगा नहीं, यानी हमारे ऊपर कोई असर तो होगा नहीं, प्रोडक्शन कम होगा सरकार का कम होगा, लाभ होगा सरकार का होगा, हमें तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो ऐसे में लोगों के अंदर प्रेरणा का भी अभाव बना रहा, ठीक है। ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहे, कोई लोग यानी यहाँ पर या तो लाभ की या फिर हानि की जो जिम्मेदारी थी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे, वो तो सरकार के ऊपर डाल देते थे। तो ऐसे कहीं ना कहीं सरकार को हानि भी उठानी पड़ी, ठीक है। वही बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि कुछ जो सरकार ने निजी फर्में स्थापित की थी, यहाँ पर अगला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, छठा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ फर्म यानी कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की फर्में मूलतः निजी फर्में थी, ठीक है, जो हानि के कारण बंद होने को थी, ठीक है। तो उसके बाद कामगारों की नौकरी की सुरक्षा के लिए उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। ये सरकार ने फिर ये किया कि भाई उनमें जो कार्यरत लोग थे, चूंकि सरकारी फर्में थी लेकिन निजी क्षेत्र के लोगों ने संचालित कर रहे थे, अब वहाँ पे घाटा हो रहा है, अब घाटे की स्थिति में वहाँ तमाम कामगार कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में घाटे की स्थिति में क्या किया जाए, उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी देश की संपत्ति बना दिया उसे, ठीक है। इससे क्या हुआ, लोगों की नौकरी वगैरह नहीं जाएगी। तो ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही कही गई है बात कि किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का उद्योग घरानों का द्वारा दुरुपयोग किया गया, यानी औद्योगिक घरानों के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों ने फर्म की स्थापना के लिए क्या किया कि भाई अच्छी खासी रिश्वत खिलाई, ऐसे करके तमाम जो उद्योग थे चुनिंदा वो अपने हाथों में ले लिए, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर इसका दुरुपयोग भी हुआ। तो यहाँ पर अगला पॉइंट नोट कर लेना, सातवां पॉइंट, कि बड़े उद्योगपति नई फर्म शुरू करने के लिए नहीं बल्कि नए प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे, ठीक है। लिख लेना आप यहाँ पर, ठीक है। यानी यहाँ पर सब पॉइंट लिख लेना है। परमिट लाइसेंस राज्य के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्में कार्यकुशल नहीं बन पाई, ठीक है, यानी अत्यधिक ज़्यादा इनके नियमन थोपने की वजह से कुछ जो फर्में वगैरह थी वो कार्यकुशल नहीं बन पाई, ठीक है। अगली बात यहाँ पर कही गई है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट यहाँ पे कहा गया है वो यहाँ पर ध्यान से सुनना है। यहाँ पर ये कहा गया है, देखिए एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप ही लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है,
यानी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ये, ठीक है। अब आप इसको आकलन कैसे करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा इस सब्जेक्ट के जो है ज्ञाता हैं, हम इस सब्जेक्ट के जानकार हैं, हमें हमारी इस सब्जेक्ट पर नॉलेज है, आप आकलन कैसे करेंगे? क्या आप स्वयं से आकलन कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जब तक आप किसी एग्जाम में नहीं बैठेंगे, यानी मान लीजिए आप यूपीएससी परीक्षा में कंडक्ट हुई, वहाँ पर आप बैठे, वहीं पर तो अपना आप ज्ञान और कौशल परख पाएंगे कि भाई हम इतने ज़्यादा काबिल हैं और हम ये एग्जाम निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय उत्पादों के साथ भी था। अब चूंकि हम लोग प्रतिस्पर्धा से बचते रहे, विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचते रहे, तो ऐसे में हमारे पास इससे समस्या ये उत्पन्न हुई कि भाई तमाम भारतीय उत्पाद जो थे वो अपने आप में सुधरना ही नहीं चाह रहे थे, यानी हम ढर्रे पे चले आ रहे थे। कहने का मतलब साफ साफ ये है कि प्रतिस्पर्धा होगी तभी तो हम अपने आप को सुधार पाएंगे। अब प्रतिस्पर्धा ही नहीं है तो क्या होगा कि जो चला आ रहा है हम वही करते आएंगे। ऐसे में जो उपभोक्ता है उनके सामने भी समस्या ये होगी कि उनकी मजबूरी है, उन्हें तो वही भारतीय उत्पाद जो भी घिसा पिटा जो भी हो वही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। यानी उनके पास और विकल्प होंगे नहीं, तो ऐसे करके दोहरा नुकसान हो रहा था, ठीक है। यानी प्रतिस्पर्धा को संरक्षण देने से हमें ये हो रहा था कि हमें दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा था। यानी एक और तो हमारे उत्पाद जो है वो निखर नहीं रहे थे, यानी हमारे उत्पाद जो है कैसे हैं, हमारे उत्पाद जो है वो उन्हें नवीनता नहीं आ रही थी। दूसरी ओर जो थे हमारे उपभोक्ता जो थे उन्हें लाभ उन्हें सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा था कि भाई उनके पास चॉइस नहीं थी, विकल्प नहीं था, उन्हें जो भी था उन्हें यही से लेना था, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए फिर बाद में हमने एक नई आर्थिक नीति बनाई, ठीक है, जिसको 1991 की आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है और अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे, ठीक है। आगे यहां पर नोट कर लेना, ठीक है, यहां पर लिख लेना अगला पॉइंट, ठीक है। कहां तक लिखे? 7 पॉइंट लिख लिए हैं। 8वां पॉइंट यहां पे नोट करेंगे आप, ठीक है। आयातों पर प्रतिबंधों के कारण हमें क्या करना पड़ता था? भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे, ठीक है। और जो उत्पादक थे वो इस बात का फायदा उठाते थे, ठीक है। तो वो अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने में फिर कोई परिणाम ही नहीं दिखाते थे, ठीक है। यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि उत्पादक फिर इस बात का गलत फायदा उठाते थे, भाई वो अपनी वस्तुओं की कोई सुधारने के लिए कोई प्रेरणा ही नहीं लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है एंड में कि आयातों की प्रतिस्पर्धा जो होती है इसने हमारे उत्पादों को और अधिक दक्ष बनाने के लिए बाध्य किया, ठीक है। यहाँ पे नोट करके लाइन ये डाल देना, ठीक है, क्योंकि आयातों में प्रतिस्पर्धा वाली नीति तो हमारे यहाँ 1991 के बाद शुरू हुई है, ठीक है, जब सबके लिए जो बाजार खोल दिए गए, ठीक है। तो नोट करके लाइन ये डाल देना, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। निष्कर्ष में आप वही सब निष्कर्ष है, कितना सफल रहा कितना विफल रहा, ठीक है। इसके बाद जो थी हमारी अर्थव्यवस्था को सफल बनाने के लिए हमने जो है 1991 में एक नई आर्थिक पहल जो है नीति शुरू की, ठीक है। नवा पॉइंट आप ये डाल लेना कि हमारी अर्थव्यवस्था को अधिक सफल बनाने के लिए 1991 की नई आर्थिक नीति शुरू की गई, ठीक है। यानी हमने जो खामियां हमारी रह गई थी सुधारों में 7 पंचवर्षीय योजनाओं में, उनको सुधारने के लिए फिर हमने नवी जो है 1991 में एक नई आर्थिक नीति की स्थापना की, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं रह गया है, यहाँ पर रह गया है आपका जो है ये व्यक्ति रह गए हैं, ठीक है, महालनोबिस, ठीक है। ये महालनोबिस रह गए हैं और इनका योगदान जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में इनकी जो है अभूतपूर्व योगदान रहा है इनका, ठीक है। और ये एक भारत के जो है प्रमुख सांख्यविद भी हैं। इनके नाम पर ही जो है प्रत्येक 29 जून को 29 जून को जो है इंडियन सांख्य दिवस मनाया जाता है, यानी भारतीय सांख्य दिवस मनाया जाता है 29 जून को, ठीक है। और सन 2007 से मनाया जा रहा है ये, ठीक है, ये भी मैं बता दिया। प्रत्येक 29 जून को इनकी जो है याद में इनकी जन्मदिन वाले दिन सांख्य दिवस मनाया जाता है, भारतीय सांख्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी इनके निर्माण में जो है आपके जो प्रसिद्ध सांख्यविद थे ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनका नाम उल्लेखनीय है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में सांख्यविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस पीसी महालनोबिस के नाम से फेमस है ये, इनका नाम उल्लेखनीय है। पहला पॉइंट आपका यही है, ठीक है। और इसमें लिख लेना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है सामान्यतः विकासात्मक योजना की जो है यहाँ लिख लेना आप ऐसे करके यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, का सामान्यतः विकासात्मक योजना में एक अति महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। यानी उद्योगों से संबंधित जो नीतिगत खाका था उसे तैयार करने में इनका एक अच्छा खासा योगदान रहा, ठीक है। अगला पॉइंट है लिख लेना इसी में सब पॉइंट, उन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना जा सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ नोट कर लेना, इनका जन्म 1983 में कोलकाता में हुआ था। शिक्षा इनकी प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता और सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, सांख्यिकी के विषय में उन्हें उनके योगदान के कारण उन्हें जो है कई अंतर्राष्ट्रीय ख्यातियाँ मिली, ठीक है। इसके अलावा 1946 में उन्हें जो है ब्रिटेन की एक सोसाइटी का फेलो बनाया गया, सदस्य बनाया गया, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट में लिख लेना इनके बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने
भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कोलकाता में स्थित है, इसकी स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है, कि मालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ठीक है, ISI स्थापना की और सांख्य नामक एक जर्नल निकाला जो आज भी सांख्यिकीविदों के लिए परस्पर विचार विमर्श के लिए प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट इनके बारे में लिख लेना आप, ठीक है। और जो आपका भारतीय सांख्य दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 29 जून को, तो वो इनकी याद में ही मनाया जाता है, मालनोबिस की याद में, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है ये एंड हो जाता है। अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है यहाँ पर, देखिए, चूंकि आपके NCERT 11th के सारे चैप्टर जो हैं लेंदी हैं, इतनी लेंदी हैं कि मुझे भी कभी कभी 2-2 ढाई घंटे जो लग जाते हैं रिकॉर्ड करने में एक लेक्चर को। चूंकि ये दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि तमाम बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक्सप्लेनेशन भी मुझे करना है, या तो यहाँ पर केवल यही रहे कि मुझे एक्सप्लेनेशन करना है, नोट्स ना बनवाने हो, तो मैं यहाँ पे फ्लुएंटली एक्सप्लेनेशन ही करते रहूँ। अब फिर दिक्कत ये आ जाती है, कुछ अभ्यर्थी ये भी कहते हैं सर मैं नोट्स भी बनवाऊँ, तो नोट्स बनवाने के चक्कर में मुझे चीज़ें अंडरलाइन करनी पड़ती हैं, पॉइंट आउट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो उसमें बीच में कहीं गैप हो जाता है, आप देखते होंगे कहीं बीच में फिर मुझे रुकना पड़ता है। रुकना इसलिए पड़ता है क्योंकि जब समझाने वाली भाषा होती है एक अलग भाषा होती है, हम समझाते जा रहे हैं एक तरफ से चीज़ों को, लेकिन हम कहीं लिखवाना, नोट डाउन करवाने वाली बात आ जाए तो फिर वहाँ पर पॉइंट पर निकालने पड़ते हैं, भाई ये पॉइंट यहाँ पर लिखवाना चाहिए, ये चुनिंदा पॉइंट है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। खैर, आप लोग जो भी है अपने नोट्स आप बनाते रहिए, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा। और हाँ, दूसरी बात ये है कि कोई अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो मान लीजिए मैं समझा रहा हूँ और आप समझने के बाद उस पॉइंट को समराइज करके छोटे वे में लिख सकते हैं, तो छोटे वे में भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है मैं जो भाषा लिख पा रहा हूँ वही भाषा लिखें, यानी अगर आप लिखने में सक्षम है, अगर उस पॉइंट को छोटा करने में सक्षम है, छोटा लघु रूप में सक्षम है, आप समझ सकते हैं, हम लघु रूप में लिख लेंगे, हम बाद में समझ जाएंगे, तो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये बाध्यकारी नहीं है कि मयंक सर जो लिखवाएंगे वही पत्थर की लकीर होगा, ये बाध्यकारी नहीं है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। हाँ, बस इतना ध्यान रखें कि जो भाषा हो, भाषा के वर्ड हों वो विशिष्ट वर्ड हों, ठीक है, यानी एकदम आसान वर्ड यूज नहीं करना है। आसान वर्ड यूज करने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि जब आप UPSC का एग्जाम लिखते हैं और वहाँ पर आम भाषा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो वो एक अच्छा प्रभाव एग्जामिनर के माइंड पर नहीं डालती है। और आप कुछ विशिष्ट वर्डों का जब प्रयोग करेंगे, जैसे अर्थशास्त्र से जुड़े हुए कुछ वर्ड होंगे, यानी आपके इकोनॉमी से जुड़े हुए कुछ वर्डों का प्रयोग करेंगे, तो समझ में आ जाएगा उसे इस व्यक्ति ने गहनता के साथ अध्ययन किया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी कमी आपके साथ ये है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं। मैं तो गुजारिश आप लोगों से सबसे यही करता हूं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया कीजिए। इसके अलावा इस वीडियो का जो मैंने MCQ वाला वीडियो है उसका लिंक आई बटन पर दे दिया है, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया है, तो आप लोग इसके बाद MCQ वाला वीडियो जरूर देख लें, यानी आपने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है तो वो वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।